नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 2002 से 2026 के बीच, जी हां, 2002 से 2026 के बीच साबरमती से लेकर गंगा और यमुना नदी में ढेर सारा पानी बह गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को आज तक राजधर्म का पालन करने का वक्त नहीं मिला। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के कहे अनुसार मोदी ने वाकई राजधर्म का पालन किया होता तो आज शायद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के दो सांसदों के साथ जो हिंसा हुई है वो शायद नहीं होती। दरअसल गोधरा के बाद गुजरात की सत्ता पर और मजबूती से लौटे नरेंद्र मोदी को यही यकीन है कि सत्ता पर बने रहने का यही तरीका है कि हिंसा को समाज के लिए आम बात बना दी जाए। आप ध्यान दीजिए कि 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग शब्द कितना प्रचलन में आ चुका है। कभी गौ मांस घर में रखे होने की अफवाह पर या कभी गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों के साथ हिंसा हुई तो कभी सरकार के विरोधियों के साथ हिंसा हुई। इस समय बंगाल इसी हिंसा को साक्षात देख रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने समाज में बढ़ रही इस हिंसा के खिलाफ जो कुछ कहा है वो बेहद गंभीर मसला है। एक बार आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोज झा के इस बयान से, उनको सुनते हैं पहले और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें आप गौर से देखिए, इन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल भी उसी दिशा में है जिस गुजरात मॉडल की बात होती थी। वो गुजरात मॉडल भले ही तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर वो गुजरात मॉडल तो नहीं बन पाया देश, लेकिन जिस गोधरा के नाम पर गुजरात से निकले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, वो जरूर पश्चिम से पूरब की ओर, पूर्वोत्तर की ओर और कहें तो पूरे देश में ये जरूर उनकी पार्टी ने ये बता दिया है कि मॉडल तो एक ही है, उसको गुजरात कहिए या गोधरा कहिए। आइए जरा सुनिए, लेकिन उससे पहले यहां मनोज झा को। देखिए, मैंने अपनी प्रतिक्रिया त्वरित दी थी, मेरे दल ने भी दी, मेरी लीडरशिप ने दी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि के साथ हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो भी दृष्टिकोण या वो कोण लाया जा रहा। एक आम नागरिक के साथ भी अगर ऐसा हो, चाहे कोलकाता में हो या भोपाल में हो, ये कतई उचित नहीं है। अगर आपको स्मरण हो तो मैं बार बार आगाह कर रहा था कि बंगाल एक बेहद हिंसक चुनाव की ओर बढ़ रहा है और चुनाव के पश्चात की जो छवियां हमने देखी वो भी मैं समझता हूं कि हम सबों को सामूहिक चिंता देनी चाहिए। देखिए, एक बात और मैं कहूंगा कि बीते 1-1.5 दशक में भाषाई हिंसा का जो स्वरूप है, भाषा में हिंसा, वो वास्तविक हिंसा को फलीभूत करवा देती है। उसकी परिणति वहां होती है। कई लोग कह रहे हैं कि तृणमूल के दौर में भी ऐसा होता था, लेकिन इट कैन नॉट जस्टिफाई। अगर वहां होता था तो वो भी गलत था, और जो आज हो रहा है वो कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं समझता हूं पूरे देश को, पूरी सब लीडरशिप को अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज बैठना होगा और ये संवाद मैसेज देना होगा जमीन तक कि हम प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। आप लोगों से तो सुन रहे थे आप। तो हिंसा चाहे आम नागरिक के साथ हो या किसी सांसद के साथ, हर हाल में उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक ओम बिरला, जो आप जानते हैं ओम बिरला कौन है, वो लोकसभा में अध्यक्ष है लोकसभा के। तो ओम बिरला, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके हाथ में पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, किसी ने इस घटना पर कुछ नहीं कहा। ज्यादा नहीं तो एक लाइन का ट्वीट ही डाल देते और घटना की आलोचना करके दोनों सांसदों के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर लेते। लेकिन मोदी सरकार ने यहां जबरदस्त तंगदिली दिखाई है। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि जब पिछले साल शीतकालीन सत्र में अमित शाह ने अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है वाला बयान दिया था, याद है ना आपको, तो विपक्ष ने उसका विरोध किया था। उस दौरान बीजेपी के 2 सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत, इन दोनों को घायल होने के बाद आईसीयू तक में भर्ती किया गया था।
सारंगी ने तो सीधे राहुल गांधी पर ही इल्जाम लगाया था कि उन्होंने धक्का दिया इसलिए मैं घायल हो गया, जबकि ये आरोप कभी साबित नहीं हुए। उस समय मोदी और बीजेपी के कई नेता इन दोनों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल तक पहुंच गए थे और अभी टीएमसी सांसदों के साथ हुई हिंसा में उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि उनसे जनता नाराज है, इसीलिए यानी ये रिएक्शन है जनता का। बीजेपी के मंत्री दिलीप घोष ने तो इतना तक कह दिया है कि अभिषेक बनर्जी को हीरो बनने की क्या जरूरत थी, उनको घर में रहना चाहिए था। बड़ा सा बयान दिया है उन्होंने, और भी बयान दिया है कि अगर बीजेपी चाहती तो 14-15 दिनों में ही इस सरकार बनने के बाद 14-15 दिनों में टीएमसी का एक इंसान नहीं दिखता, एक मेंबर नहीं दिखता। बीजेपी, शुक्र मनाइए कि इस प्रदेश में बीजेपी आई है, यह दिलीप घोष का कहना है। यह दूसरा बयान है। पहला बयान तो हीरो बनने की क्या जरूरत थी अभिषेक बनर्जी को, जो निकल लिए, तो क्या माना जाए कि घर में चुपके दुबक के बैठे इंसान, ये सरकार आप चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। बीजेपी बड़ी चतुराई से राजनीति में हिंसा के लिए जगह बनने की को जस्टिफाई कर रही है। उसके नेता ये नहीं कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। अभी 2 महीने पहले अमेरिका में ट्रंप की डिनर पार्टी में आपको याद होगा कि हमले की कोशिश हुई थी, तब तो नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्वीट कर दिया था और कहा था कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने ही देश में ऐसा कहने में उन्हें कौन रोक रहा है, ये जरा वो खुलकर तो बता दें। क्या पता इसमें उनकी ही मदद हो जाए, क्योंकि अभी तो वो बुरी तरह घिर चुके हैं और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग भी घिर गया है। कपिल सिब्बल सांसद भी हैं, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं। उन्होंने लिखा है इसी मसले पे कि आज पश्चिम बंगाल का मतलब अराजकता। मेरे प्रिय मित्र कल्याण बनर्जी पर पथराव। पहले सरकार ने सुरक्षा हटा ली, जिससे गुंडों को टीएमसी नेताओं पर हमला करने और उनकी जान को खतरे में डालने का मौका मिल गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बीजेपी को सत्ता में लाने और गुंडों को हिंसा फैलाने में मदद करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को धन्यवाद। साफ साफ कह रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण बीजेपी वहां सत्ता में आई और अब गुंडागर्दी हो रही है। आपको बता दूं कि आज जब कल की घटना के विरोध में कल्याण बनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे तो उन पर भी हमला हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके सिर पर चोट आई है। इस घटना के बारे में कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं अकेला आ रहा था, मेरे साथ कोई नहीं था। बीजेपी सदस्यों ने गाली गलौज की और मेरे सिर पर बॉल से मारा, मेरे सिर से खून बह रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि अब लोग तय करेंगे कि ये सही है या गलत कि सांसदों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जरा सुन लेते हैं इनकी जुबानी, यहाँ कल्याण बनर्जी की जुबानी, जब उनके ऊपर हमला हुआ, उनके सिर पर चोट आई, उसके बाद बंगाली में कह रहे हैं, हिंदी आपके सामने रख चुका हूं, सुनिए जरा। বিজেপির লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার আর বলার মতো শক্তি নেই, আমার সত্যি বলার মতো শক্তি নেই। আপনারা বাংলার মানুষ, আপনারা চণ্ডীতলার মানুষ, আপনারাই বিচার করবেন যে এই যে গুন্ডাগর্দি করছে, এই যে এমপিদের দিয়ে মারছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখানে কোনো জনরোষ নেই। 7-8 জন লোক মিলে বিজেপি 10 জন গেরুয়া ফেটকি ভেঙে আমাদের আগেকার সব কর্মীদের মারধর করছিল, আর এখনো আমাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। কৌশিকের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। একটু আগে আমি যখন হেঁটে হেঁটে আসছিলাম তখন একজন ভদ্রমহিলা। चलो तो
तो सुन लिया आपने, यहां कह रहे हैं आप लोग तय करेंगे कि यह सही है या गलत, कि सांसदों को लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भाजपा याद रखे कि वो जिस हिंसक राजनीति को दूध पिलाकर पाल पोस रही है वो आस्तीन का सांप है। वयोवृद्ध तृणमूल सांसद श्री कल्याण बनर्जी जी पर जानलेवा हमला बेहद निंदनीय और गंभीर घटना है। लोकसभा स्पीकर संज्ञान लें। हालांकि लोकसभा स्पीकर संज्ञान लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बारे में अदालत स्वतः संज्ञान लेती है या फिर, जी हां, या फिर वहां भी मामला तभी शुरू होगा जब टीएमसी की तरफ से मुकदमा दर्ज होगा। वैसे कल से लेकर आज तक तमाम विपक्षी नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के लिए जो चिंता जाहिर की है और उनके साथ एकजुटता दिखाई है, उस पर टीएमसी सांसद ने सभी को धन्यवाद दिया है। लेकिन इससे पहले जिक्र आता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने फोन लगाकर सीधे ममता बनर्जी से बात की कल रात को, और हुआ ये घटनाक्रम ये है कि जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थर मारे गए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके गए और गंभीर रूप से अभिषेक बनर्जी घायल हो गए, लात घूसे चलाए गए, गिर गए अभिषेक बनर्जी, उनकी मॉब लिंचिंग की नौबत आ गई। उसके बाद जब उन्हें अपोलो हॉस्पिटल, नाम सुन लीजिए, अपोलो हॉस्पिटल बड़ा नामी गिरामी हॉस्पिटल है, लेकिन बड़ा खतरनाक हॉस्पिटल हो गया है। ये बता रहा हूं इसलिए क्योंकि इस हॉस्पिटल के सीईओ ने कहा बकौल टीएमसी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के हिसाब से कि बीजेपी की सरकार है, उसने कहा है कि अभिषेक बनर्जी को हम अपने यहां नहीं रख सकते, इसलिए घर ले जाइए इनको। उसके बाद ममता बनर्जी दूसरे अस्पताल में लेकर गई और राहुल गांधी ने फोन कर ममता बनर्जी को कहा कि आप चाहें दीदी, अगर आप चाहें तो मैं इनका इलाज या तो हैदराबाद या कहीं और भी कराने की व्यवस्था करता हूं। ममता बनर्जी की जुबानी जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से, सुनिए। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल वेणुगोपाल जी, ऑल दे हैव सीन। इससे पहले राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी का हालचाल पूछा था और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी सोशल मीडिया के जरिए, जिस पर राहुल गांधी को कोट करते हुए अभिषेक बनर्जी ने भी लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि राहुल जी, आपकी चिंता और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हम भारत की आत्मा की रक्षा, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा और हमारे संविधान में निहित मूल्यों को कायम रखने के अपने संघर्ष में एकजुट और दृढ़ हैं। पिछले वर्ष मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 5 देशों की यात्रा की। मैंने अपने देश की रक्षा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहा। आज मैं उन लोगों द्वारा फैलाई गई राजनीतिक हिंसा और राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हूं जो राष्ट्रवाद के रक्षक होने का दावा करते हैं। यही आज की भाजपा की सच्चाई है। अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो आप देशभक्त हैं, अगर आप उन पर सवाल उठाते हैं तो आप निशाना बन जाते हैं, अगर आप उनके साथ खड़े होते हैं तो आपकी प्रशंसा की जाती है, अगर आप उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो वो आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सिद्धांतों का त्याग करके आराम करने के बजाय लोकतंत्र की रक्षा करते हुए धमकियों का सामना करना पसंद करूंगा। सत्ता अस्थायी है, जनता की इच्छा स्थायी है। मैं केवल जनता के सामने झुकूंगा, सत्ता में बैठे लोगों के सामने कभी नहीं। हम लोकतंत्र को कमजोर करने और हमारे राष्ट्र को विभाजित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। भारत एकजुट है और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि भय, घृणा, हिंसा और धमकियों की राजनीति पराजित हो और जनता की आवाज बुलंद हो। तो बीजेपी के शासन में बढ़ रही हिंसा के खिलाफ अब खुलकर नाराजगी का इजहार तो हो ही रहा है, इसे रोकने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। क्या इसमें विपक्ष की बड़ी जीत और बीजेपी की बड़ी हार होगी?
गोधरा से यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के मॉडल पर अगर गौर फरमाइए तो यह मॉडल क्या है और क्या इस मॉडल को अब विपक्ष एक्सपोज करने जा रहा है, एक्सपोज कर रहा है या स्वतः एक्सपोज यह मॉडल हो चुका है। आज इसकी चर्चा करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और प्रफुल्ल कोलखियान जी सीधे पश्चिम बंगाल कोलकाता से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी। कल से लेकर आज तक स्वामी जी, ये बहुत गंभीर मामला है। कल एक सांसद, आज दूसरा सांसद, लोकसभा का, दोनों सांसद लोकसभा में, यानी चुना हुआ जनप्रतिनिधि, राज्यसभा भी नहीं लोकसभा, और राज्यसभा में भी चुने हुए जनप्रतिनिधि ही चुनते हैं, तो वहां भी चुना हुआ ही है। ऐसा नहीं है कि वहां खैरात में राज्यसभा की सीट मिल गई, लेकिन ये दोनों, और दोनों के ऊपर हमला, एक के ऊपर जानलेवा हमला, गंभीर चोट, छोटी मोटी बात नहीं है। दिलीप घोष को सुनना चाहेंगे अगर तो सुना देते हैं छोटी सी। चलिए दिलीप घोष को पहले सुनते हैं, सुनना जरूरी है, जो हमारे साथी नहीं सुने होंगे। दिलीप घोष मंत्री हैं आज की तारीख में पश्चिम बंगाल सरकार में। कितना जहर भरा हुआ है उनकी बातों में, यह लगता है कि इनके डीएनए में ही जहर है, इसलिए नफरत के अलावा कुछ नहीं बोलते ये लोग। इसी देश के नागरिक हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप घोष। जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके, सिक्योरिटी लेके घूमता है, रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी के नेता घर में पुलिस गार्ड है। क्यों? और एक से एक नेता ऐसा जो नेता हो गया एंटी सोशल, वो पैसा उगाना, सिंडिकेट चलाना, कटवानी लेना उनका काम था। इन लोग कभी किसी सज्जन लोगों से नहीं मिले, अपने एमएलए एमपी से, मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इसी को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना, शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। हीरो बनने क्यों जा रहे थे भाई? उस समय तो 22 गाड़ियां लेके घूम रहे थे, अब हीरो बनने निकल लिए और देखो इतना मारे। अब फिर ये बातें, इसके बाद की बात तो मैं नहीं सुनवाना चाहता, जो मैं कह चुका हूं कि 15 दिन में टीएमसी का सफाया हो जाता अगर बीजेपी चाह लेती तो। ये कौन सी राजनीति है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? आपने भी जीवन के 74 साल आपकी उम्र है, आप बताते हैं 74 ईयर्स जब से आपने होश संभाला, इस देश की सियासत को आपने देखा है। ये कौन सी सियासत है जहां सीधे सीधे धमकियां दी जा रही हैं, जहां सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हीरो बनने क्यों निकले थे, घर में रहते तो भाई आपकी सरकार में लोग घर में रहे। आप बता दीजिए कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां लोग घरों से बाहर ना निकले क्योंकि बीजेपी के गुंडे सड़कों पे घूमते हैं, यह कहा जाए, यह माना जाए। स्वामी जी देखिए राजीव जी, असल में 4 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगले हफ्ते इसमें निर्णय हो जाएगा कि देश किस दिशा में जाएगा। पहला तो देखिए, ममता बनर्जी ने यह कहा है कि 2 जून को वो धरने में बैठेंगी और जुलूस निकालेंगी। अब देखते हैं, जुलूस निकालती हैं, धरने में बैठती हैं, क्या जनता का सपोर्ट उनको मिलता है, जनता किस प्रकार से ये रिएक्ट करती है और देखती है। जो कहा गया था कि वहां पे बदला नहीं बदलाव, और हम तो देखना है केवल बदलाव हो रहा है, बदलाव की कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। हम ये भी देखना चाहेंगे कि वहां पे ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई थी, क्या वो चलेंगी। हम ये भी देखेंगे कि वहां पे किस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पे गरीब लोगों की झोपड़ियां झुग्गियां तोड़ी जाएंगी या नहीं तोड़ी जाएंगी। अच्छा, उसके बाद 6 तारीख को जो ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई है और ममता बनर्जी ने उसमें इनिशिएटिव लिया है, उसमें क्या रिएक्शन होता है
वो देखने की बात है। तीसरी चीज जो मैं राजीव जी बड़े ध्यान से देख रहा हूं, असल में इस समय देश के अंदर जो राहुल गांधी पहले कहते थे पूरे देश के अंदर केरोसिन छिड़क दिया गया है, अब केवल ये भारतीय जनता पार्टी वाले उसके अंदर माचिस की तीली दिखाना चाहते हैं। वो मेरे ख्याल से अब ये उतारू हो गए हैं माचिस की तीली दिखाने के लिए। राहुल गांधी जिन बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे उसमें 17 साल के एक बालक को, 17 साल के एक युवा को ये कहते हुए कहा राहुल गांधी ने कि ये आपको क्या मानते हैं कि आप डीप स्टेट हो। और आपको पता होगा राजीव जी, इलाहाबाद के अंदर 3 कोचिंग सेंटर इसलिए बंद कर दिए गए कि वो पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। इसका माने जो भी पेपर लीक करने वाले हैं उन्हें तो दंड नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर लीक का विरोध करने वाले, फिर यह भी बताया गया जो अभी एग्जामिनेशन हुआ उसके अंदर जो टीसीएस कंडक्ट करा रहा था और वहां पे बच्चों की वीडियोग्राफी पुलिस वाले कर रहे थे, वहां इतना ज्यादा कंफ्यूजन बचा दिया गया था। पहले कहा गया कि आप लोग एग्जामिनेशन से चले जाइए, जब वो जाने लगे तो उसके बाद कहा कि भाई ये लोग तो अपने आप ही चले गए, एग्जामिनेशन तो हो रहा है। जब वो वापस आने लगे उन्होंने नारेबाजी की तो उनकी वीडियो बनाने लगे कि अब आपको दंड मिलेगा और आप पे पुलिस कार्रवाई होगी। चौथी चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही आज के तारीख में कि हमारी एक गोदी मीडिया की पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने अध्यापक समाज का पूरे के पूरे टीचर्स कम्युनिटी का जिस प्रकार से अपमान किया है। और राजीव जी देखिए, मैं भी मूलतः तो एक अध्यापक हूं, मैं तो आप लोगों की संगत में बैठ के जर्नलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो मूलतः अध्यापक हूं। अध्यापकों का इस प्रकार का अपमान हमारे भारतवर्ष के अंदर जहां गुरु शिष्य परंपरा है, जहां हमारे छात्र इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं, जहां होता है मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, वहां पे अध्यापकों, देखिए कोई भी अध्यापक या कोई भी राजनेता तब तक इज्जत नहीं पाता है जब तक बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करता है, जब तक बच्चों को ज्ञान नहीं देता है और किसी बिना लालच और प्रलोभन के नहीं ज्ञान देता है, तब तक उसकी इज्जत नहीं होती। और ये वो अध्यापकों का उन्होंने अपमान किया है, यूट्यूबर अध्यापकों का, जिनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, बच्चे अपनी जान उन पे छिड़कते हैं, उनको उत्तेजित करके अंजना ओम कश्यप ने मेरे ख्याल से जो केरोसिन इन लोगों ने बिछाई हुई थी उस पर तीली दिखा दी है। और जिस प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश के अंदर हो रही है, देखिए ये छात्र वर्ग, ये वो वर्ग है जो देश के अंदर 40% इनकी पॉपुलेशन है और इनके अंदर इतना ज्यादा डिस्कंटेंट है। न केवल उनके अंदर डिस्कंटेंट है, वहां पे जो उनके पेरेंट्स आए हुए थे, दूर दूर से आए थे, वापसी रिजर्वेशन का टिकट उन्होंने करा लिया था। हर पेपर लीक हो रहा है, हर जगह गड़बड़ी हो रही है, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो बिल्कुल एक प्रकार से निराश्रित बच्चे हों। और जिस प्रकार से गुरुओं का अपमान हो रहा है, जिन लोगों ने पेपर लीक कराया उनको कोई दंड नहीं मिल रहा और जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो देखिए मैं तो 2 दिन को देखूंगा कि यह क्या करेंगी। ममता बनर्जी बैठेंगी, कितने लोग आएंगे, सरकार कैसे प्रतिक्रिया करेगी, लोगों को आने देगी नहीं देगी, लेकिन कम से कम आमने सामने एक असहयोग और एक अवरोध की स्थिति जो हमारे लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें प्रोवाइड की है। दूसरी चीज ये भी देखना चाहूंगा कि पटना के अंदर जो राबड़ी देवी ने कहा है मकान खाली नहीं करूंगी, आइए फोर्स लेके आइए, मकान खाली कराइए। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से समर्थन दिया है इन चीजों का, और पूरे देश का इंडिया गठबंधन, अब इंडिया गठबंधन की बात छोड़ देते हैं, लेकिन देश के युवाओं के साथ जो हो रहा है, इससे बुरा तो 1974 में भी नहीं हुआ था। और जयप्रकाश के आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पूरी ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। आज तो उससे ज्यादा विस्फोटक स्थिति है। और इसको ठंडा करने के बजाय, इसके अंदर आग छिड़कने के बजाय, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये दिलीप घोष जैसे लोग, अंजना ओम कश्यप जैसी गोदी मीडिया की पत्रकार जिस प्रकार से स्थिति को दावानल की तरह अग्नि को फैलाने के लिए, हमारे समाज को खत्म कर देने के लिए प्रयास कर रही हैं, तो अगला 1 हफ्ता हमारी देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं और आप, हम देखेंगे कि इसका क्या स्थिति पैदा होती है। देखते हैं ममता बनर्जी क्या करती है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये बात बिल्कुल सही है, पिछले 10 साल से इंडिया गठबंधन को जिस प्रकार से कमजोर किया था। लेकिन चलिए, बीती ताही बिसार दी जो राहुल ने कहा, पिछली बातें भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ममता बनर्जी को वी विल ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि उनकी डायरेक्शन क्या है, सही में प्रतिरोध करती हैं या भारतीय जनता पार्टी की दोबारा मदद करने की कोशिश करती हैं।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा मदद की कोशिश या प्रतिरोध, जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। और कल के घटनाक्रम पे हम बात कर रहे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम, और ये काफ़ी गंभीर मामला है। गंभीर मामला इस लिहाज से क्योंकि इसके जरिए हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कल की घटना को चले मान भी लें, जो कहा जा रहा था कि ये टीएमसी के लोग ही हैं, आज जो एफआईआर दर्ज किया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो 5 टीएमसी के लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। तो वो होगा ही, वही होगा, तुम ही मुद्दई तुम ही मुंसिफ, हमें मालूम है फैसला क्या होगा। तो वही है। तो यहाँ पर फैसला तो उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बदले कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला। ये कौन सी राजनीति है, कौन सी सियासत डबल इंजन की सरकार कर रही है? राजीव जी कि ये कोई अपने आप हो रहा है या ये भीड़ कर रही है। भीड़ का मिजाज हम भी जानते हैं, हमने भी 20 साल पत्रकारिता की है, भीड़ में ही रहे हैं और यहाँ हमारे बाकी साथी भी हैं। तो दंगों से लेके और तमाम जगह पे, चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे और रैलियां हो, भीड़ को हमने बहुत नज़दीक से देखा है, भीड़ पे अध्ययन किया है। क्योंकि पत्रकारिता करते हैं तो भीड़ के बारे में जानना जो है वो हम लोगों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि भीड़ को हैंडल कैसे करते हैं, भीड़ का संदेश क्या है इत्यादि। ये जो मॉब होता है राजीव जी, वो मॉब अकेले नहीं चलता कभी। हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन कल जो पीले रंग की टी शर्ट पहन के जिस लड़के ने लगभग 1 किलो से भी ज़्यादा का वो पत्थर था और उसने फेंक कर मारा है और वो उनके सर के करीब तक आया है। अगर अभिषेक बनर्जी ने कल वो हेलमेट नहीं पहना हुआ होता तो मैं कहता हूं कि उनके जीवन पे बात आ जाती। इतना तेजी से वो पत्थर आया है जो वीडियो में हमने देखा। तो ये एक मॉडल है और दुनिया में जहां भी लोकतंत्र खत्म किए गए हैं वहां पे ये मॉडल लाया गया है। और ये आपने सही चर्चा की कि 2002 से ये मॉडल चल रहा है देश में। गुजरात में चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद वो गुजरात मॉडल देश में आ गया। पहले वो मुसलमानों की लिंचिंग से शुरू होता है, मुसलमानों की लिंचिंग हुई, बुलडोजर चले, अब वो थोड़ा उसके आगे चला गया। अब जो भी प्रतिपक्ष में है नेता उसको फिजिकली एलिमिनेट करो। बीच में आया कि जी ईडी सीबीआई, वो भी चल रहा है, लेकिन अब ईडी सीबीआई से आगे चला गया मामला, अब फिजिकल एलिमिनेशन पे आ गया। अभी लोगों की शिनाख्त हो रही है। तृणमूल कांग्रेस ने, कई लोगों ने उनके सोशल मीडिया हैंडल्स में तस्वीरें निकाल के जो लोग सड़कों पे थे, जो विरोध कर रहे थे, उनको बता दिया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आम जनता नहीं थी। मॉब की मेंटालिटी राजीव जी क्या होती है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जिसको वो जानते हैं, उसको इस तरीके से पत्थर नहीं मारेंगे, धक्का मुक्की कर सकते हैं, लेकिन जानलेवा हमला नहीं करेंगे। जानलेवा हमला योजनाबद्ध होता है। जो फुटेज में दिखाई दिया वो योजनाबद्ध दिखाई दिया। वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। वो लड़का जो पत्थर मार रहा है वो स्पॉन्टेनियस नहीं लग रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही कि स्पॉन्टेनियस नहीं है। वो एक ब्रीफ के साथ वो काम कर रहा है। तो ये देश के सामने बड़ी गंभीर स्थिति। और जो कल भी हमने कहा था कि ओम बिरला जी कहाँ हैं, उनके हाउस के 2 एमपीज के साथ मारपीट हुई है। और ये अब संस्थाओं का, हम लोग अभी तक राजीव जी बात कर रहे थे कि संस्थाओं का हाल बुरा है, अब तो वहां से बात बहुत आगे चली गई है। अब तो यह है कि इंसानियत है कि नहीं है, इंसान है कि नहीं है। अब अमेरिका में आप ट्वीट कर देते हैं मोदी जी, और आपके देश में, आपके पार्लियामेंट में आपके साथ बैठने वाला लीडर ऑफ द हाउस तृणमूल कांग्रेस का, उसके ऊपर हमला होता है। उसके बाद आज कल्याण बनर्जी पे हो गया, जो सीनियर सिटीजन भी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनके ऊपर हमला हो गया।
तो ये बता रहा है कि किस तरीके की मानसिकता के साथ जो लोग आए। लेकिन दूसरा इसका पहलू एक और है राजीव जी, दो पहलू हैं। एक इसका एक काउंटर रिएक्शन भी समाज में हो रहा है। वो पूरा मसला जो है वो ये भी हेडलाइन मैनेजमेंट है, और वो हेडलाइन मैनेजमेंट युवाओं से जो सरकार परेशान है, जो पेपर लीक हो रहा है उससे, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो बड़ा जिसको कहें कि बंगाल की राजनीति में क्या आगे होगा वो उसकी एक वानिकी दिखाई देती है। कल मैंने कहा था राजीव जी, और फिर कह रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी आरएसएस से नहीं आते हैं। शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस से घूम घाम के वहाँ गए हैं बीजेपी में। वो आरएसएस के नहीं हैं, और ना ही वो आरएसएस के कैंडिडेट हैं। दिलीप घोष आरएसएस बीजेपी के हैं। दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी में 36 का आंकड़ा रहा है बंगाल की पॉलिटिक्स में। उनको मंत्री बनना पड़ा। बहुत कुछ जो है ये शुभेंदु अधिकारी, आरएसएस, बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी के बीच में जो रस्साकशी है, और खासकर गाय की राजनीति को लेकर, उसका भी एक जिसको कह सकते हैं कि वानगी है कि ये हो रहा है वहाँ पे। और बंगाल में अब ये होगा। बंगाल अब सामान्य बंगाल नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस विरोध करे न करे शुभेंदु अधिकारी का, वहाँ पे कांग्रेस सीपीएम विरोध करे न करे, वहाँ पे अब आरएसएस इनके नाक में दम कर रही है। और आरएसएस ने बजरंग दल से प्रदर्शन करवाया। यहाँ पे जो हो रहा है उसके पीछे कौन है हम नहीं कह सकते, लेकिन ये हो रहा है। और दूसरा उसका पहलू ये है राजीव जी कि युवाओं का जो गुस्सा है, और लगातार आपने प्रोवोक किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कॉकरोच, उसके बाद एक दूरदर्शन के एंकर ने कहा बच्चों को, सीबीएसई के बच्चों को पाकिस्तानी। उसके बाद अभी स्वामी जी बता रहे थे कि एक टीवी चैनल की एंकर है गोदी मीडिया की, उसने टीचर्स को कह दिया कि 2 कौड़ी के वो बनाते हैं, एक्सप्लेनर बनाते हैं, 2 कौड़ी के पैसा बनाने के लिए करते हैं। यूट्यूब से जो शिक्षा मिल रही है बच्चों को वो सस्ती है। वो उसमें उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति के साथ, जिस भी लोगों के साथ अगर युवा जोड़ रहा है तो ये उसके दुश्मन हो गए। गोदी मीडिया इसमें उनका पार्टनर है। देख लीजिए गोदी मीडिया पे क्या चल रहा है। जो गोदी मीडिया का विमर्श है वो यही है कि इस देश में दंगे कराओ, हिंदू मुसलमान करो, सरकार को जस्टिफाई करो। और अब उन्होंने एक नया मोर्चा खोल लिया कि जितने यूथ के खिलाफ जो है, यूथ के साथ, जेनजी के साथ जो भी खड़ा हो, भले टीचर हो, पत्रकार हो, नेता हो, आप उनको निशाना बनाओ जी। तो अब गोदी मीडिया का एक नया टारगेट जो है वो भारत का जेनजी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, इसको कैसे आप देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? हमारे साथी प्रफुल्ल कोलख्यान जी सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे हम और वहाँ के घटनाक्रम पर और भी विस्तार से समझेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तमाम साथी हमारे इस पर अपना विश्लेषण जरूर करें। प्रेम कुमार जी, फिर जयशंकर जी आपके पास भी आता हूँ। प्रेम कुमार जी, कल अभिषेक बनर्जी, आज कल्याण बनर्जी, आखिर चल क्या रहा है? कल कोई और? ममता बनर्जी आप याद कीजिए धकियाई जा चुकी हैं। उनके ऊपर हमले की कोशिश हुई जिस दिन काउंटिंग सेंटर पे वो भवानीपुर पहुंची थी, और वहां से शाम के वक्त लाइट काट दी गई। ममता बनर्जी ने खुद आरोप लगाया था, और देश के गृह मंत्री पहले फेज के बाद कह चुके हैं कि टीएमसी के लोगों बाहर मत निकलना, वरना आपको उल्टा लटका कर पीटा जाएगा। तो क्या जब देश के गृह मंत्री जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, अगर वही ये कहे तो फिर ये तो उकसावे वाली राजनीति है? प्रेम कुमार जी। राजीव जी, एक घटना इस तरह से घट रही है देश में कि जेन जी का उभार है। देश में सत्ता के खिलाफ आक्रोश है,
महंगाई के खिलाफ आक्रोश है और कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हो रहा है और ये सब जेन्युइनली हो रहा है और एक आक्रोश की अभिव्यक्ति हो रही है। अब इसकी पैरेलल एक ऐसी सियासत खड़ी की जा रही है जिससे ये बोध कराने का प्रयास हो रहा है कि जो बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दल हैं, जनता उसको पीट रही है, ये बोध कराने का प्रयास हो रहा है। और जो घटना घट रही उसमें जनता है ऐसा नहीं है, ये एहसास कराएगा। ये तो बीजेपी के गुंडे हैं। एक पूरी मीडिया पहले टीएमसी के गुंडे बोल करके खबरें चलाया करती थी, लेकिन आज बीजेपी के गुंडे बोलकर कोई बात नहीं कह रहा। तो ये बीजेपी के गुंडे जिनको शासन का, डबल इंजन की सरकारों का, लोकल प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, केंद्रीय सुरक्षा बल की मौजूदगी में कल्याण बनर्जी को मारा जा रहा है। किस बात का केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है? लोकल पुलिस तो आप मान सकते हैं कि सरकार के अधीन है। केंद्रीय सुरक्षा बल के रहते हुए चुनाव कराए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि चुनाव किस तरह से कराए गए होंगे, ये घटना बता रही। तो कुल मिलाकर के जो हम बात कहना चाहते हैं वो ये कि जो देश की शासन व्यवस्था के खिलाफ जो आक्रोश है उसको एक दूसरा नैरेटिव खड़ा करने के लिए ये घटनाएं जानबूझकर पैदा की जा रही। अब है कि पहले ये इस चीज को कहा जाता था कि टीएमसी और बीजेपी में झड़प, लोकल मारपीट, इस तरह से कहा जाता था। आज भी बीजेपी के लोग जो भाषण दे रहे हैं, जो जब बचाव कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? अब कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर हमला होगा और उसकी तुलना प्रदेश में हुई अन्य घटनाओं से करके आप उसको इक्वेट करेंगे, तब तो कल को अखिलेश यादव पर हमला होगा, राहुल गांधी पर हमला होगा और आप किसी और घटना का उदाहरण देकर बोलेंगे हमारे ऊपर भी हुआ था, इसके आपके ऊपर भी हुआ। सवाल यह है कि आज देश में जो मुख्य आवाज है, जैसा कि आपने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की का जो संसद में नेता है, उसी की आवाज को अगर दबा दिया जा रहा है या एक तरह से आवाज नहीं बल्कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है कि ताकि उसका खौफ पैदा हो। तो ये खौफ पैदा करने की सियासत हो रही कि कोई आवाज भविष्य में उठे नहीं। ये सियासत बहुत खतरनाक है। यहीं पर साथ में मैं उस घटना का भी जिक्र करूंगा जिसमें कि टीचर्स वर्सेस एंकर की जो लड़ाई दिख रही है। दरअसल इसमें मेरा एक दूसरा एंगल है, सोचने का दूसरा तरीका है। वो है कि जब देश में इस तरह की बाइपोलर पॉलिटिक्स होती है तो ऐसे समय में जो धन कुबेर लोग होते हैं वो इसका रास्ता निकालते हैं कि कैसे हम पॉपुलराइज हो, कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाएं। आप देखिए जो गोदी मीडिया के एंकर हैं वो नित्य दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, किसी न किसी के बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार रिएक्शन क्या देश के आम गुरुओं ने दिया, आम टीचर्स ने दिया? नहीं। जो इस टीचर समुदाय में जो पैसा उसका धन कुबेर है उसने शुरुआत की और उसने क्या कहा कि भाई अमुक पत्रकार पुतिन का इंटरव्यू नहीं ले सकता क्योंकि वो उनके हिसाब से गोदी है। अरे तो तुम लोगे क्या इंटरव्यू तो पत्रकार ही लेगा। बस क्या पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए आईएएस एस्पिरेंट होना जरूरी है क्या? पत्रकार लेगा। अब गोदी है कि नॉन गोदी है ये अलग विमर्श है। तो जिस बात को उस धन कुबेर शिक्षा माफिया ने शुरू किया है, मैं शिक्षा माफिया बोलता हूं ऐसे लोगों, उस चीज को भी देखने की जरूरत है। जो आक्रोश है जनता में सत्ता के खिलाफ, उस आक्रोश का कमर्शियलाइजेशन भी हो रहा है। इस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ द पीपल जो देश में जो सत्ता के खिलाफ है उसका ये कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। गोदी मीडिया के खिलाफ सब है, लेकिन गोदी मीडिया के पैरेलल में आप जनता के आक्रोश को डाइवर्ट मत करिए। जनता का आक्रोश सत्ता के खिलाफ है। जनता का आक्रोश इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो माफियागिरी है उसके खिलाफ भी है। और इसमें आम लोग, आम गुरु तो नहीं आया रिएक्शन देने के लिए ना। रिएक्शन देने कौन आया? जो धन कुबेर लोग हैं वही लोग आ रहे हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं वो लोग आ रहे हैं।
इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। जी चलिए, अभी हम बात उस पर कर भी नहीं रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था इस पे बात करेंगे हम, लेकिन जो प्रमुख है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से और इस मॉडल से पूरे देश की तमाम दूसरी परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हैं। यानी जड़ क्या है उस पर अभी चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है। कौन क्या कह रहा है, कौन पत्रकार, कौन शिक्षा माफिया, कौन, उस पर मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर उस दिशा में इस डिबेट को ले जाना चाहता हूं जहां से उस जड़ को पकड़ा जाए कि क्या यही गुजरात मॉडल है जिस मॉडल को नरेंद्र मोदी पूरे देश में फैलाना चाहते थे? क्या उसमें नरेंद्र मोदी अब सफल हो चुके हैं, उनकी पार्टी सफलता पा चुकी है? और जिस ढंग से खुले तौर पर एक बाइट अभी सुनाना चाहता हूं, सौमित्र खान बीजेपी के नेता हैं, विधायक हो चुके हैं, आप जानते हैं, सौमित्र खान की बाइट यहां सुनना जरूरी है। जरा स्क्रीन पर ला सकते हैं तो ले आइए सौमित्र खान को और सुन लीजिए। सिलीगुड़ी से हैं साहब सौमित्र खान, बीजेपी के एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं सिलीगुड़ी से, और कह क्या रहे हैं जरा सुन लीजिए उनको। अरे भाई उसका कुछ नहीं हुआ है, उसको अच्छा से वॉशरूम जाके वॉश करना चाहिए था, और नहीं तो गोबर जल देना चाहिए था। अरे भाई उसका कुछ नहीं हुआ है, उसको अच्छा से वॉशरूम जाके वॉश करना चाहिए था। सुन लिया आपने, ये अभिषेक बनर्जी के लिए अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उसका अच्छे से इलाज करना चाहिए था। ये बीजेपी के सौमित्र खान साहब हैं, सिलीगुड़ी से सांसद हैं। जब ये इस ढंग से मॉब को लिंचिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, और क्या कहेंगे इसके लिए जयशंकर जी? 2014 से पहले मॉब लिंचिंग वर्ड इतना आम नहीं था, कहीं किताबों में, कहीं किसी न्यूज़ में, कहीं किसी कहानियों में पढ़ लेते थे, अब तो आम हो गया है। बच्चा बच्चा पैदा होता है मॉब लिंचिंग वर्ड सीख लेता है। हम लोगों को सीखने में 2014 का इंतज़ार करना पड़ा, अपने जीवन के कई सारे बसंत और कई सारे जो पतझड़ हैं सब झेले देखे हम लोगों ने। तो इसलिए अब और इस ढंग से अगर बयान दिया जाए, चाहे वो सौमित्र खान हो, चाहे वो दिलीप घोष हो, या तमाम, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी क्यों ना हो, अगर इस ढंग के बयान देंगे तो उनके जो समर्थक हैं वो क्या करेंगे? हम ही इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और मेरे चाहने वाले, आपके चाहने वाले जो हैं, उनको आप कहें कि नहीं आप मुझको चाहते हैं, मुझको पसंद करते हैं ना, आप एक काम कीजिए, ये कीजिए, वो आपको पसंद करते हैं तो करने लगेंगे, फॉलो करते हैं, दे आर फॉलोअर्स, फॉलो करते हैं। तो इसीलिए अपने फॉलोअर्स को सही राह पे लाना। आज मनोज झा ने बहुत सही आर्टिकल, उन्होंने एक छोटा सा लिखा, उनकी वानगी सुना रहा था। उन्होंने कहा हिंसा की शुरुआत, और ये हम लोग भी जानते हैं, हिंसा की शुरुआत भाषा से, भाषाई हिंसा, और उसके बाद आप भाषाई हिंसा से, जिसमें आप गाली गलौज, किसी के खिलाफ नफरत, ये जो अभी कर रहे हैं सौमित्र खान क्या कर रहे हैं, ये भाषाई हिंसा है। जो उकसा रहे हैं वो शारीरिक हिंसा के लिए। क्या यही डबल इंजन की सरकार का तरीका है? जयशंकर जी, आपने भी बहुत राजनीति देखी है, बहुत पत्रकारिता की है, और पश्चिम बंगाल में रह के पत्रकारिता की है आपने उन दिनों में, जरा बताइए। राजीव जी, क्या कहा जा सकता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसक घटनाएं, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हो रही हिंसक घटनाएं कतई अस्वीकार्य हैं, अक्षम्य हैं, निंदनीय हैं। इसको इस तर्क से नहीं ढका जा सकता है कि साहब 15 साल में कितने बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, कितने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ, नड्डा जी के साथ और किसके साथ क्या क्या हुआ। तो उस समय आप लोग नहीं बोलते थे, हम लोग तो तब भी बोलते थे जब भी इस तरह की कोई भी घटनाएं होती थी। अब हिंसा को कभी हम जायज नहीं ठहरा सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट की हिंसा हो, चाहे टीएमसी की हिंसा हो, चाहे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की हो। मेरा कहना यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था कि साहब हमारे 371 कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या हुई है, मारा गया है, हम सरकार में आएंगे तो हम चुन चुन करके मारेंगे। ये लिखना चाहिए था, बताना चाहिए था कि जनता से जनादेश मिल जाता कि हाँ साहब इनके साथ हुआ तो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन वो तो आपने नहीं किया। भाई आपको चुना इसलिए लोगों ने ना कि हिंसा का जो माहौल तथाकथित रहा है उससे आप मुक्ति दिलाएंगे लोगों को, डर भय और दहशत का माहौल है उसको आप खत्म कराएंगे। अभी आप
हम लोग बात का चर्चा कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी की और कल्याण बनर्जी के बारे में। मनोज झा कह रहे थे कि भाई बात सिर्फ जनप्रतिनिधि की नहीं है, लेकिन कहाँ चर्चा हम कर पा रहे हैं। आप देखिए अभिषेक बनर्जी का एक अभी हम लोग देख रहे थे वीडियो, वो एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर गए थे, वो उस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई चुनाव के तुरंत बाद। तो अब उसकी चर्चा तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है चुनाव के बाद। मतगणना जब हो गई, सरकार बन गई, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कई घायल हो गए हैं, कई घरों से छोड़कर भाग गए हैं, जो हमारे मित्र लोग बता रहे थे। और दूसरी बात यह है कि भाई अमित शाह जी ने उस समय कहा था, गृह मंत्री ने हमारे, कि साहब चुनाव के बाद भी राज्य में आतंक, दहशत और का माहौल न रहे, इसके लिए सेंट्रल फोर्सेज वहां रहेंगी। तो सेंट्रल फोर्सेज रह करके क्या कर रही हैं भाई? कल्याण बनर्जी पे जो हमला हुआ है तो साथ साथ वो लोग भी चल रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। और अभिषेक बनर्जी तो भाई नेता हैं तृणमूल कांग्रेस में, ममता बनर्जी के बाद दूसरे दर्जे के नेता हैं, सबसे बड़े। वो जा रहे हैं और पुलिस वहां दिखाई नहीं दे रही है, या पुलिस है तो क्या कर रही है? क्या ऐसा है कि पुलिस संरक्षण में और सेंट्रल फोर्सेज के संरक्षण में हमले हो रहे हैं? अब वो किन लोगों ने किए हैं? देखिए, माप की अपनी साइकोलॉजी अभी प्रशांत बता रहे थे। माप तो माप ही होता है। माप में अगर राजनीतिक कार्यकर्ता जरूर घुसे रहते हैं, कोई भी कभी भी किस तरह का भी, हम लोग भी जब आंदोलन वगैरह करते थे तो भीड़ में घुस जाते थे, उस अपना काम करते थे। तो वो काम तो है, और बिना सुनियोजित प्रयास के, बिना सुनियोजित दिशा निर्देश के इस तरह के हमले नहीं हो सकते हैं। जितने कम दूरी से वो मार रहा था, जो पत्थर का टुकड़ा जो हेलमेट पे लगा है अभिषेक बनर्जी के, वाकई अगर हेलमेट नहीं होता तो उनकी जान ही जानी थी। या कल्याण बनर्जी को इस उम्र में जो बाल से मारा है, उनके सर में चोट आ गई, खून भी बहा है। तो ये तो है कि मतलब देखिए असल बात क्या है राजीव जी, इसको आप एक रूप में भी देख सकते हैं कि भाजपा का जो गुजरात मॉडल था वही मॉडल अब हर जगह लगेगा। अब उसमें भी शुरू में तो मुसलमानों को टारगेट बनाया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी जड़ में और लोग आते जा रहे हैं। अब गुजरात में हालत ये देखिए कि 2002 के बाद तो कोई और राजनीतिक ताकत रह नहीं गई ना, है भी तो उसको किसी न किसी तरह से दबा करके, धमका करके बैठा देते हैं, घर पे बैठा देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, पुल गिर जा रहे हैं, सड़क धंस जा रही है, क्या से क्या गुजरात में हो रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब रह गया है? उसी तरह से अब इनकी योजना हर राज्यों में है। और दूसरा ये एक और इनका गेम प्लान है कि इसी तरह का भय और दहशत का माहौल बना करके जो विपक्ष की इस तरह की पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनके सांसदों को तोड़ा जाए। अब जब से बंगाल का नतीजा आया है, सरकार बनी है, तब से ही चर्चा हो रही है कि साहब 20 सांसद टीएमसी के जो टूट के आने वाले हैं भाजपा में आ जाएंगे। इधर आम आदमी पार्टी के 7 लोगों को शामिल करा ही लिया, 8 लोगों को राज्यसभा में अपना पोजीशन सॉलिड करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है कि भाई जो 240 की हीन ग्रंथि है उसको भरने के लिए कहीं अन्य दलों से तोड़ ताड़ करके बना लिया जाए, जुगाड़ कर लिया जाए, ताकि हमारा एक स्थायी ठोस बहुमत हो जाए। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि भाई अब जो आप कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? हिंसा को जिस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिस ढंग की भाषा दिलीप घोष बोल रहे हैं, ठीक है, उनका तो आरएसएस की थिंकिंग ही। जब गांधी की हत्या करवाने में लोगों को कोई हिचक नहीं हुई, शर्म लिहाज नहीं हुआ, तो फिर अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी और ममता बनर्जी क्या है भाई? वो तो फासिज्म इनके नैरेटिव में है, फासिज्म की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। इनके आदर्श तो हिटलर, मुसोलिनी है, तो वो उसी आदर्श पे चलना चाहेंगे, उसी पे काम करना चाहेंगे। उनका संगठन पूरा उसी आधार पे खड़ा हुआ है। अब देखिए पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, बचाव तो नहीं हो रहा है। नहीं, शुभेंदु ये कल्याण बनर्जी गिर जा रहे हैं, नीचे जमीन पर गिर जा रहा है, किसी को दौड़ा करके मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे। जो हमला करने वाले वहीं पे है ना, नारेबाजी भी लगा रहे हैं लोग, कर रहे हैं, तो किसी को तो आपने कुछ ये नहीं किया है। तो लेकिन ये खतरनाक राजनीति की शुरुआत हो रही है। जिस ढंग से ये लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति को और ज़्यादा खतरनाक बनाने का काम करेंगे, और दूसरों को लाइसेंस देंगे कि ठीक है, अच्छी बात है, आपने कर लिया, तो फिर अगली बार इनकी सरकार आएगी तो फिर ये आप लोगों को चुन चुन करके मारेंगे। तो इसका तो हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता है ना।
भाई आप तो ये कहते कि देखो जी, हाँ उस समय जिन्होंने भी हिंसा की थी ममता बनर्जी के 15 वर्ष के शासन में, जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा था, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए आप, बिल्कुल है, अदालतें हैं, जो भी आप करना हो कर सक्षम है, करिए, चलाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से, वो भी तथाकथित थे, मतलब क्या प्रोवोकेशन पॉइंट थे उस समय, क्या हुआ था, ये तो अलग बात है। लेकिन ये क्या है जो, और जिस ढंग से दिलीप घोष से लेकर के वो जो कौन ये है, क्या नाम उनका, सिलीगुड़ी वाले सांसद महोदय हैं, सौमित्र खान, मतलब वॉशरूम में ले जाकर के ठीक से वाश करना चाहिए था। क्या भाषा बोल रहे हैं भैया, मतलब आप जनप्रतिनिधि आप भी तो है ना, और लोकसभा अध्यक्ष तो कस्टोडियन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, आप संरक्षक हैं। आपके दो सांसदों पे हमला हो रहा है, एक बार आपका कोई बयान नहीं आ रहा, कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाई आप संसद के नेता तो आप ही हैं, संसदीय दल के नेता तो आप ही हैं, आप ही सरकार चला रहे हैं, आपका भी कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं है। तो इस तरह से जो हो रहा है, इसको लोकतंत्र के नाम पे बहुत ही काला दिन माना जाएगा। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ मीडिया में कोई मतलब सवाल ही नहीं है, चर्चा भी नहीं हो रही है। अब ये लॉजिक खोजे जा रहे हैं, बार बार वो लोग भी तर्क दे रहे हैं कि साहब तो पहले भी होता था, तो आज भी हो रहा है, तो बंगाल की राजनीतिक संस्कृति है, तो भाई ये संस्कृति चलने दी जाएगी क्या? आपका यही रास्ता रहेगा। अगर वो खराब रहे होंगे तभी ने उनको हटाया है, तभी ने उनकी सरकार गई है, आपकी सरकार बनी है। तो आप इसीलिए आए हैं कि हम भी वही करेंगे, हम हिंसा का बदला लेंगे, हम अपने लोगों की हत्याओं या उन पे जो हमले हुए उनका बदला लेंगे, उनके आपके लोगों को मारेंगे, गिराएंगे। तो ये ट्रेंड बंद होना चाहिए, किसी भी लेवल पे बंद होना चाहिए। अगर इसी तरह से अन्य राज्यों में भी शुरू हो जाएगा तो फिर तो सिविल वार ही है। और ममता बनर्जी के बारे में ठीक है, जो भी रहा हो, बंगाल की राजनीति में वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थी, बाहर लड़के चुनाव लड़ी, इन कांग्रेस के लोग भी वहाँ, अधीर रंजन चौधरी, अभी भी उनके बयान आते हैं, कुछ तरह के होते हैं, देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन ये अच्छा है कि इस बहाने भी कम से कम इंडिया अलायंस, इंडिया जो है वो एकजुट होकर के समन्वय के साथ, संवाद, आपसी संवाद के साथ लड़ाई के लिए मैदान में आना पड़ेगा। क्योंकि अकेले रह करके, जैसे आज ममता के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और एक क्रम चलता रहेगा। चूंकि भाजपा के पास सत्ता है, संसाधन है, संगठन है, आरएसएस का फासिस्ट संगठन है, तो ये लोग अपना काम तो करेंगे। ये मत भूलिएगा कि आपको छोड़ बख्श देंगे और किसी और को पकड़ेंगे। आज आपका नंबर है तो कल किसी और का भी नंबर आ सकता है। इसलिए आज वक्त की जरूरत यही है कि विपक्ष एकजुट हो, लामबंद हो, संसद से लेकर सड़क तक। संसद अभी मानसून सत्र होने ही वाला होगा, मेरे ख्याल से सारे विपक्षी दलों के लोग या जो लोकतंत्र में जिनकी भी आस्था हो, चाहे वो एनडीए के घटक दल ही क्यों न हो, उनको भी चाहिए कि इस हिंसा की जो राजनीति शुरू हो रही है, जो चल रही है, इसके विरोध में वो लोग भी खड़े हो और अपनी आवाज उठाएं। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, जिसने पीली शर्ट की बात कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी, और पीली शर्ट वो जरा ले आइए स्क्रीन पे, और उसकी तस्वीर जिसने, हाँ इसको जरा फुल स्क्रीन कीजिए। इतना छोटे में मोबाइल पे हमारे साथी जो देखते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ले आइए फुल स्क्रीन इसको, ये देखिए। और इसको क्या लिखा है छोड़ दीजिए, फोटो दिखाइए जरा फोटो, और ये थोड़ा और, हाँ आप देख रहे हैं, इसको गौर से देखिए। ये जो पीली शर्ट वाला जो आदमी है वो बड़े से पत्थर से, माफ़ी चाहूँगा ये वीडियो हमारे पास है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, कुछ जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स हैं। हिंसा को बढ़ावा देना, अगर हिंसा की तस्वीरें दिखाना हिंसा को बढ़ावा देना माना जाता है, और उस एथिक्स का हम जर्नलिज्म में पालन करते हैं। दूसरे लोग भले दिखा रहे हों, दिखाएं, लेकिन हम नहीं दिखा सकते। बट इतना ज़रूर बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि घटनाक्रम क्या है, और ये आपके सामने रख रहे हैं। पीली शर्ट वाले इंसान ने, पीली टी शर्ट जो भी कह लें, इस इंसान ने पत्थर मारा, और इधर जो आप हेलमेट में इंसान बिल्कुल राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये हैं अभिषेक बनर्जी। हेलमेट अगर नहीं पहने होते तो आज शायद ये इस दुनिया में नहीं होते। इतना बड़ा पत्थर और सीधे उनके हेलमेट पे जाके मुंह पे, जबड़े पे लगता है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की। एक सांसद जो चुना हुआ है, जो जनप्रतिनिधि है, उसके ऊपर अगर इस ढंग से हमला हो रहा है, ये तस्वीर दिखाई दे रही है, वीडियो फुटेज सबके पास है, लेकिन क्या ये इंसान पकड़ा गया है?
जानेंगे। जरा प्रफुल्ल जी आप इसका अगर पता लगा पाएं तो बेहतर होगा, लेकिन ज़रा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रफुल्ल जी। मैं बोला ही था कि प्रफुल्ल जी के पास आता हूं ढेर सारे सवालों के साथ। अमलेंदु जी, घटनाक्रम और वो भी, और इसमें हम लोग बात वही कर रहे हैं हमारे लोकतंत्र की। अगर जड़ ही कमज़ोर हो जाए, जड़ में ही दीमक हो, जड़ में ही गुजरात मॉडल हो, तो फिर तो डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद डबल इंजन की सरकार हो तो कहना ही क्या। चुनाव है अभी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, उसकी सुगबुगाहट हम देख रहे हैं। मणिपुर को तो हमने देख लिया, मणिपुर का क्या हाल है, आंखों देखी बता रहा हूं। मणिपुर के कैंप्स में जाइए, आपको पता चल जाएगा। आज भी क्या, पिछले 5 साल से 2023, 22 या 23, 3 साल 4 साल तो हो गए, महिलाओं को किस ढंग से घुमाया गया था, मार डाला गया, सबने देखा। उसके बाद भी घटनाएं वहां कम नहीं हो रही हैं। मणिपुर मॉडल क्या बनाने जा रहे हैं हम पश्चिम बंगाल को? पश्चिम बंगाल को ही नहीं राजीव जी, पूरे देश। अमलेंदु जी का नाम भी ठीक कर लीजिए, है ना जी। जी राजीव जी, ये पूरे पश्चिम बंगाल को ही नहीं, पूरे देश को ये मणिपुर बनाना चाहते हैं, उसी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जहां जहां ये सरकारों में आ गए हैं वहां वहां ये राजीव जी मणिपुर ही तैयार कर रहे हैं। और वो गुजरात मॉडल जो है राजीव जी, वो परिष्कृत होकर मणिपुर मॉडल बन चुका है। तो वो गुजरात मॉडल जो है उससे आगे की चीज जो है वो हो चुकी है मणिपुर मॉडल। तो अब ये मणिपुर मॉडल है। इत्तेफाक की बात ये है कि गुजरात का मोदी मॉडल और मणिपुर का मोदी मॉडल जो दोनों एम से ही शुरू होते हैं राजीव जी। तो ये जो है अब राजीव जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि मनोज कुमार झा प्रोफेसर जो थे वो कह रहे थे कि भाषाई हिंसा जो है उससे शुरुआत होती है। तो राजीव जी, ये भाषाई हिंसा की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराए थे चुनाव के दौरान, और ये बताए थे कि चुनाव के बाद बंगाल को किस रास्ते पर ले आना है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने ही नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। ये प्रधानमंत्री ने ही कहा था, और अब वो हिसाब सबका किया जा रहा है राजीव जी। आज निशाने पर अगर तृणमूल कांग्रेस है तो ऐसा नहीं है कि सीपीआईएम या कांग्रेस के लोग निशाने पर नहीं है। लेनिन की मूर्तियां भी वहां तोड़ी गई हैं, बीजेपी के लोगों ने ही तोड़ी हैं। तो यहाँ राजीव जी निशाने पर हर कोई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो बढ़ेंगे तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ही हमला करके रह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी भले ही कुछ बोल रहे हो, उनके मन के अंदर भले ही ममता बनर्जी को लेकर कुछ भी हो, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी के उस ट्वीट से भी कोई सबक नहीं लिया है। जो राहुल गांधी ने कहा था कि आप जो हमारे कांग्रेस के भी कुछ लोग जो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं टीएमसी की हार से, और राजीव जी आज वो राहुल गांधी का ट्वीट सच हो रहा है कि टीएमसी की हार से खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और बीजेपी राजीव जी इसको साबित कर रही है कि लोकतंत्र के लिए किस तरीके से बड़ा खतरा जो है भारतीय जनता पार्टी पैदा हो गई है राजीव जी। तो अब ये सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी का मसला रहा ही नहीं राजीव जी, ये सीधे सीधे बीजेपी बनाम लोकतंत्र का मसला हो गया है, गांधी बनाम गोडसे के लोगों का मसला हो गया है। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी राजीव जी इस समय गोडसे के पद चिन्हों पर चल रही है। सौमित्र खान का हम लोगों ने दिखाया राजीव जी किस तरीके से बोल रहे हैं। सौमित्र खान जो है बीजेपी के सांसद हैं, और वो किस तरीके से बोल रहे हैं। दिलीप घोष जो है वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई हीरोपंथी करने क्यों गए थे, मतलब कहने का यही है कि आप घर से क्यों निकल रहे हैं। तो राजीव जी ये सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए, ये सिर्फ अभिषेक बनर्जी के ऊपर या कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला नहीं, ये राजीव जी एक तरीके से चुनौती दी जा रही है राहुल गांधी को, उद्धव ठाकरे को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, ये सबको चुनौती दी जा रही है कि घरों से बाहर मत निकलो वरना तुम्हारा इस तरीके से इलाज किया जाएगा जहां जहां बीजेपी सरकार में है राजीव जी। तो ये एक तरीके से बीजेपी का गुंडा राज जो है, ये राजीव जी जहां जहां बीजेपी है वहां इस तरीके से गुंडा राज आ चुका है। ताज्जुब की बात राजीव जी ये है कि जिस समय एसआईआर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे न्यायिक समितियां बनाई गई थी और कुछ लोगों ने उनके नाम चूंकि थे वो काटे जा रहे थे, कुछ जज साहिबान का रास्ता रोक लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट साहब बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे सरकार के ऊपर, पश्चिम बंगाल की, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट साहब भी सोए हुए हैं, उनको भी नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ पश्चिम बंगाल में चल रहा है। 1 महीना होने को आया जिस तरीके से गुंडा राज जो है पश्चिम बंगाल में कायम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट साहब भी बिल्कुल खामोश है। न्यायपालिका उस पर क्या करेगी राजीव जी? अब कहा जा रहा है कि न्यायपालिका इसका स्वतः संज्ञान ले, अखिलेश यादव कह रहे हैं न्यायपालिका संज्ञान क्या लेगी? न्यायपालिका ने तो कह दिया कि इस बार वोट नहीं दे पाए हो तो 5 साल बाद दे लेना, तो अभी पिटड़े हो, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद न्यायपालिका सुन लेगी, यही कहा जा सकता है। तो आप किससे उम्मीद करेंगे?
तो पूरे के पूरे कुएं में राजीव जी भांग पड़ चुकी हो। जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि जब जज साहिबान जो हैं साइकिलों पर चले और कहें कि एक राष्ट्र एक संकल्प जो है, तो राजीव जी एक राष्ट्र एक संकल्प दिखाई पड़ रहा है। ये आप किससे उम्मीद करेंगे? ये सामने राजीव जी सब चीजें आ रही है। तो लोकतंत्र बिल्कुल आप कहिए कि चाहे इसे गुजरात मॉडल कहिए, चाहे आप इसको मणिपुर मॉडल कहिए, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लागू करने की तरफ बढ़ रही है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां वहां गुंडा राज राजनीति इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। तमाम राज्यों से इस तरीके की सूचनाएं आती हैं और कहीं भी अब कोई सुरक्षित अपने को नहीं समझ सकता। तो मुझे लगता है राजीव जी की अब जैसे कि बात चल रही है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होगा, बैठक होगी, अभी तो मुझे लगता है राजीव जी कि सबसे पहले इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को कलकत्ता जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी, एमके स्टालिन, विजय थलपति, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, सबको जाना चाहिए और सड़कों पर घेर लेना चाहिए कलकत्ता की जाकर के। इनको गिरफ्तार करो। इसके लिए दोषी जो बीजेपी के नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। और राजीव जी अगर इस तरीके से सड़कों पर अगर नहीं उतरे तो आज अभिषेक बनर्जी पिट रहे हैं, कल को अखिलेश यादव भी पिटेंगे, तेजस्वी यादव भी पिटेंगे इसी तरीके से, उद्धव ठाकरे भी पिटेंगे। सबके ऊपर ये राजीव जी आना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गुंडागर्दी की तरफ बढ़ रही है, ये खतरनाक संकेत है पूरे के पूरे विपक्ष को चुप कराने का कि आपके इसी तरीके से इलाज कर दिया जाएगा और बहाना दिया जाएगा कि सब भीड़ ने हमला किया। ये भीड़ नहीं है राजीव जी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। टीएमसी जो बाकायदा सबके जारी कर रही है चित्र और बता रही है कि कौन कौन अग्निमित्रा पॉल के साथ है, कौन शुभेंदु अधिकारी के साथ है, जिन लोगों ने हमले किए उनके सबके चित्र जारी किए जा रहे हैं। हाँ, अभी हम दिखा भी रहे थे इसमें ये कोई पब्लिक वो नहीं है। ये देखिए ये सब है, ये जो तस्वीरें हैं ये साफ हैं, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। और ऐसी ढेर सारी तस्वीरें और इसी विजुअल्स में से जो हमले हुए हैं और जो लोग मार रहे हैं अभिषेक बनर्जी को। और ये आप सही कह रहे हैं। अभी मैं देखकर बहुत, देखिए कुछ लोग चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों या और भी दूसरे दलों के हों, थोड़ा सा बहकी बातें अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे थे, जबकि उनके आका भाई जिस पार्टी से वो हैं, अधीर रंजन चौधरी क्यों अभी तक कांग्रेस में बने हुए हैं मुझे तो नहीं समझ में आता। मैं कांग्रेस का ना हूं ना सलाह देता हूं, लेकिन जब इस घटना पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर विरोध जताया तो अधीर रंजन चौधरी कौन होते हैं कहने वाले कि जैसा बोए हो वैसा काट रहे हो, ये कहने वाले कौन होते हैं। तो इसलिए इतनी डेमोक्रेसी भी किसी पार्टी किसी संगठन में ठीक नहीं है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ये राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना होगा, सोचना होगा कि अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखें या बाहर करें। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं दूसरी चीज़ है, लेकिन पार्टी लाइन से बाहर ये ठीक नहीं होता। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आप अपने ही जड़ को काटना शुरू कर दीजिए। एथिकल पॉलिटिक्स कीजिए। कांग्रेस पार्टी भी एथिकल पॉलिटिक्स करती हुई नजर आई है। मैं अभी एक ये सीपीआईएम के पूर्व सांसद हैं हन्नान मोल्ला, आप लोग जानते होंगे, बड़ा नाम है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मैं काफ़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आज मैं काफ़ी दुखी हुआ उनके बयान को सुनकर भी। कह रहे हैं कि वे उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं, यानी बीजेपी के लोग टीएमसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। यह हन्नान मोल्ला का पहला सेंटेंस है। अब मैं क्या बोलूं? आज सीपीआईएम वहां सत्ता पर काबिज नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो आप खुश होंगे क्या? उसने अगर, ठीक है, टीएमसी के लोगों ने 15 साल पहले, 20 साल पहले या अपने शासनकाल में ऐसा किया होगा, चलो मान लिया, तो क्या आप कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा करेंगे, या वैसा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं? अमरिंदु जी सही कह रहे थे कि लगेगी आग तो आएंगे आपके घर भी जद में, ये जान लीजिए। आग लगी है तो आपके घर तक वो आएगी चिंगारी, आप भी मरेंगे, आप भी झुलसेंगे। और इसीलिए ये सही है कि चाहे वो सीपीएम हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, और क्यों ना बीजेपी के ही लोग हों, आप अपने लिए भी तैयार कर रहे हैं भाई साहब, मॉब अपने खिलाफ भी तैयार कर रहे हैं। कल को ये लोग, आग लगेगी तो कल को ये लोग ये भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने उनके हाथ में हथियार दे दिया है। प्रफुल्ल जी, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से इतर इस हिंसा की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हूं और उसी पर यह बात कर रहा हूं, डिबेट कर रहा हूं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो पार्टी आज सत्ता पर काबिज है, चाहे केंद्र की सत्ता पर, चाहे राज्य की सत्ता पर,
और उसमें भी जिसने गुजरात मॉडल का नाम लेकर देश की सत्ता पर जो काबिज हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री। आज 31 तारीख, आज टेलीविज़न चैनल्स पे उनके 13वें साल में प्रवेश पर बड़े बड़े अलग अलग प्रोग्राम दिखाए गए। 2014 के बाद 13वां साल अब उनका शुरू हो गया है। लेकिन क्या यही मॉडल है, यही देश में देना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, शुरुआत में कह चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, जो साथी बाद में जुड़े हों, हमारे बहुत सारे साथी तो आईपीएल में मस्त हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। उनको तो बस जैसे नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि सोना मत खरीदो, लेकिन उनके लोग जाकर सोना खरीद रहे हैं। वैसे हमारे भी बहुत सारे दर्शक साथी हैं जिनको आईपीएल में मस्त मजा आ रहा है। वो गुजरात को आज जीतते हुए देखेंगे, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो पहले से फिक्स है सब कुछ। तो चलिए आप लोग देखिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आजू बाजू में देखिए कि हो क्या रहा है। प्रफुल्ल जी, क्या यही देखेंगे, यही होता हुआ देखेंगे कि यही जो आग लगी हुई है, चूंकि आप वहां बैठे हुए हैं, हमें आपकी चिंता हो रही है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर तो जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, किसी भी शर्त पर और किसी भी तर्क से और किसी भी विचारधारा के आधार पर हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। ये कौन सा मॉडल है, इसको पहचानने की जरूरत है। हम कई बार इसे गुजरात मॉडल कहते हैं, मणिपुर मॉडल, मोदी मॉडल कह रहे हैं। असल में ये मौत का मॉडल है। अब मैं क्षमा चाहता हूं इस शब्द के इस्तेमाल के, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, पूरे देश को एक पार्टी नेशन में बदल दिया गया है। यानी कि जो पार्टी में नहीं है वह घुसपैठिया है, वह देश का आदमी नहीं है। यानी कि असहमति रखने वालों को आक्रांता बताया जा रहा है। जो हमसे असहमत है वो किसी न किसी रूप में आक्रांता है, आक्रमणकारी है। तो इस प्रकार की राजनीति यहाँ विकसित की जा रही है और पूरे देश में विकसित की जा रही है। और जिस प्रकार से माननीय मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि उनको सड़क पर हीरो बनने की जरूरत क्या थी। क्या वे जब आंदोलन कर रहे थे तो क्या हीरो बन रहे थे? और लोकतंत्र क्या इसी का नाम है कि अगर कोई बाहर में जाकर के राजनीति की बात करे या जनता की बात करे तो उसे हीरोगिरी कहते हैं? और सरकार किस लिए? वो क्या चाहते हैं कि सभी लोग घर में घुस करके कैद हो जाएं, वहां रह जाएं? अभी वो मंत्री बने हैं, इसी स्वराज की कल्पना कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, वे कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे ये कहना मुश्किल है। ये और ये दिलीप घोष लगातार इस तरह की काम करेंगे, बयान देंगे, जिससे सरकार और गवर्नेंस पर सवाल उठते रहेंगे। जवाबदेही शुभेंदु अधिकारी की होगी। शुभेंदु अधिकारी खुद सोचेंगे वे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मामला यह है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के उस अंश में जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके जो लोग आए थे, उनके अंतर्द्वंद के, उनके आपसी राजनीतिक बदला बदली के खेल में जनता क्यों पिसे? लेकिन जनता को इस प्रकार की बातें हो रही है, जनता पिस रही है। अगर जन आक्रोश है तो पूछ रहे थे नेता लोग कि अगर जनता के आक्रोश था तो जनता इसको कहाँ व्यक्त करे? जनता अपने आक्रोश को आपके अनुसार, हम लोग तो मानते हैं कि चुनाव कमीशन का बड़ा कमाल है इसमें, लेकिन आप ही के अनुसार जनता ने तो मतपेटी में, इलेक्टोरल प्रोसेस में अपना आक्रोश जाहिर कर दिया। लोकतंत्र में जनता को अपना आक्रोश जाहिर करने का अवसर धरना प्रदर्शन में है, चुनाव हो रहे हैं तो मतदान की प्रक्रिया में है। आप कह रहे हैं कि जनता ने आपको वोट दिया तो जनता ने अपना आक्रोश जाहिर कर दिया है। जनता के आक्रोश से शासन चलेगा या संविधान से शासन चलेगा? ये किस प्रकार की राजनीति है? और आप ये कह रहे हैं ये जन आक्रोश है, जनता कर रही है, तो फिर आप किस लिए बैठे वहां पर हैं? असल में बात यह है कि इनकी पूरी की पूरी राजनीति जनता को जनता से भिड़ा देने की है। ये जनता को जनता से भिड़ा रहे हैं। और गृह युद्ध की चर्चा गुजरात के संदर्भ में ही की जानी चाहिए। गुजरात में तो इन्होंने ये मॉडल विकसित किया, ये हर किसी को आपस में लड़ा दो और गृह युद्ध को अपने ढंग से संचालित करते रहो। जो मणिपुर में हुआ आज पश्चिम बंगाल में होगा और पश्चिम बंगाल को
पूरी की पूरी यहाँ की राजनीति को नहीं, लोक जीवन को अस्त व्यस्त किया जा रहा है। कितने दुख की बात और शर्मनाक और भ्रामक बात है कि प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि आप बाहर न जाएं, सोना न खरीदें, तेल की बात कहते हैं और तरह तरह की मिति व्ययिता माने कम खर्ची की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा न करें, वैसा न करें, घर से कारोबार करें। यहाँ पर जितने भी सरकारी जमीन पर रेलवे, जानते हैं रेलवे एक मंत्रालय, रेलवे एक जीवन रेखा है भारत की, और पश्चिम बंगाल में भी महानगर है तो रेलवे की जमीन जो महानगर में है वहां पर कुछ लोग अपना दुकान पटरी लगाते हैं। अब दुकान पटरी ये इलीगल हो सकता है, इसके पैरवी नहीं कर रहा हूं, ये इलीगल हो सकता है लेकिन ये क्रिमिनल नहीं है। एक ऐसे समय में जब तमाम तरह के रोजी रोजगार के संकट हैं, पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है, भारत के प्रधानमंत्री इसकी लगातार चेतावनी दे रहे हैं, आप उन दुकानों को उजाड़ रहे हैं जिन दुकानों से लोगों का कारोबार चलता है, जीवन यापन चलता है, रोजी रोटी चलती है। उतना ही नहीं, बात यह भी है कि जो रेल से सफर करते हैं, आते जाते लोग हैं, उनको हाथ के बगल में अगर कोई सामान चाहिए और अफोर्डेबल कॉस्ट पर चाहिए तो वो इन दुकानों में हासिल होता है। इन दुकानों के होने से लोगों को असुविधा क्या होती है ये तो लोग उनको बता रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि इन दुकानों के होने से लोगों को क्या सुविधा होती है। लेकिन उजाड़ना इनका काम है, ये उजाड़ रहे हैं और इस तरह के माहौल, राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति को शून्यता में बदल रही है। तमाम आंदोलन, अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी जो धरना प्रदर्शन करेंगे उन पर नजर रखने की जरूरत है या उनके राजनीतिक विकास को पर नजर रखने की जरूरत है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक लोकतांत्रिक वातावरण में जब ये धरना प्रदर्शन या आंदोलन होते हैं तो एक दूसरी बात होती है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को तो खत्म कर दिया गया है। मैं पिछले दिनों से लगातार कह रहा हूं कि भारत एक राजनीतिक शून्यता को भोग रहा है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया और ये सब जो हो रहा है, उपद्रव, अपराध हो रहा है, ये राजनीतिक प्रक्रियाएं नहीं है। पत्थरबाजी राजनीतिक प्रक्रिया नहीं होती है, जनता को जनता से भिड़ा देने की प्रक्रिया राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। राजनीतिक प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है और उसको आपराधिक प्रक्रिया में बदल दिया गया है। अब राजनीति में जो उनके कार्यकर्ता है, जो फॉलोअर्स की बात है, तो फॉलोअर्स जो हैं उनके फॉलोअर्स नहीं, मिलिट्री है, उनकी सेना में उनको बदल दिया गया है, सिविल मिलिट्री। अब जिस प्रकार से नीट प्रसंग को नीट में मिलिट्री को या रक्षा मंत्रालय को शामिल किया गया, ऐसा लगता है कि सिविल मिलिट्री इन्फ्यूजन हो रहा है। अब पूरे देश में एक मिलिट्रिज्म जिसको बोलते हैं सैन्यवाद का चलन बढ़ रहा है और पूरा का पूरा सिविल। ये बताइए प्रफुल्ल जी ये बताइए कि हो क्या रहा है वहाँ, ये बताइए। आप चुकी हैं, बाकी तो ठीक है, जो क्या हो गया है, कौन सा वाद है, छोड़ दिए, मैं वाद में जाना ही नहीं चाहता। मुझे ये बताइए कि ये 24, 25, 26 दिनों में आज 27वां दिन है, 4 मई को रिजल्ट आए हैं और आज 31 मई है, कितने दिन हो गए? 27वां दिन। 27 दिनों में क्या हुआ है कि लोग घर से बाहर निकलना लोगों का दूभर हो गया है। अगर आप विरोधी दल के हैं तो आखिर कौन सी राजनीति चल रही है? क्या ये डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल तक ऐसी ही चलेगी? ये बताइए मुझे। सड़कों पे क्या देख रहे हैं? लोगों से आप बात करते होंगे, अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, उनके बच्चों, युवाओं, ये क्या कह रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं बहुत अच्छा है तो फिर ठीक है, मान लेते हैं कि चूंकि आप वहां हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, लोग बिल्कुल सकपकाए हुए हैं और कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा है, कोई नहीं इसका समर्थन कर रहा है, एक भी आदमी इसका समर्थन नहीं कर रहा है। अगर वो आपकी सेना में शामिल नहीं है तो, आपके समर्थन में, हिंसक समर्थन में शामिल नहीं है तो, अगर आपने उसको दबाव में नहीं लिया है तो कौन इसका समर्थन कर सकता है? पश्चिम बंगाल के लोग तो बिल्कुल ही समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये जोर तोड़ की राजनीति, और इसीलिए तो रखा गया था इतने दिन तक, जो वहां पर जो सेनाओं को रखा गया है, जो फोर्स को रखा गया, इसलिए रखा गया था कि अगर जीतते हैं तो उसका इस्तेमाल एक तरीके से करेंगे और अगर हारते हैं तो इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करेंगे। इसका कौन समर्थन कर सकता है? बिल्कुल यहाँ के कोई लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं और इसकी प्रतिक्रिया आएगी। अभी लोग जरूर सकपकाए हुए हैं और घर में दुबके हुए हैं, जिसकी ये बात कर रहे थे, लेकिन जब बड़े नेता मार खाते हैं तो हलचल वहां तक पहुंचती है। ये न समझें कि इतने आसानी ढंग से इसका प्रतिरोध होगा। इसका प्रतिरोध होगा और इसका जवाब देना, अगर हिंसा होती है तो पश्चिम बंगाल का इतिहास तो हिंसा को भोगने का, रक्त रंजित होने का रहा है, इसलिए ये बिना प्रतिरोध के नहीं होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी बड़ी घटनाएं ये करेंगे और देखिए कि 2 तारीख के बाद जब धरना प्रदर्शन होता है
वहीं से ये बात शुरू होगी। धरना प्रदर्शन की अनुमति मिल गई, क्योंकि 2 तारीख परसों है, कल 1 है, परसों 2 है। जी, ये अनुमति की अपेक्षा में धरना प्रदर्शन नहीं रुकते हैं। धरना प्रदर्शन इसको करना होगा, वो करेगा, यहाँ करे या वहां करे। दूसरी बात, अमलेंदु जी बहुत अच्छी बात ये बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को यहाँ आना चाहिए। सत्ता की राजनीति अगर अपनी पूर्णता की कार्रवाइयां दिल्ली से कर रही है तो उसके प्रतिरोध की राजनीति कलकत्ता की जमीन से शुरू होनी चाहिए। ये इतिहास बताता है, उधर अभी नहीं जाऊंगा। कलकत्ता की जमीन से इसकी प्रतिरोध की राजनीति शुरू होगी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को इस एक्सिस को पकड़ना चाहिए कि विरोध किया, यह एक्सिस जो कलकत्ता में डेवलप होगा, पश्चिम बंगाल में डेवलप होगा, उसको ढंग से समझने की जरूरत है। एक नई राजनीति की पुकार है जो प्रतिरोध की राजनीति है, और इसमें खोई हुई राजनीति जो पहले लोकतांत्रिक राजनीति खो चुकी थी या खो चुकी है, उसकी वापसी का भी संकेत यहीं से होगा। और ये राजनीति राजनीतिक कार्रवाइयों से चलेगी, ये सिर्फ बयानों से चलने वाली राजनीति नहीं होगी अब। इसलिए अमलेंदु सर ने जो कहा उसमें मुझे काफी आशा दिखती है। चलिए, अमलेंदु सर भी जाने वाले हैं उन लोगों के साथ, अमलेंदु जी भी जाने वाले हैं। चलिए, आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। अमलेंदु जी जब जाएंगे तो रिपोर्टिंग करेंगे वहाँ से। स्वामी जी ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या इस सियासत को अब इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए, देखिए ये पश्चिम बंगाल अपने आप में अभूतपूर्व है। पश्चिम बंगाल की इस राजनीति को ज़रा गौर से अगर सोचिए। हम लोग बहुत हल्की बातें, इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद करना नहीं चाहते, ज़रा इसको और भी गौर से समझिए। पश्चिम बंगाल से पहले असम की एक अलग राजनीति को हम लोगों ने देखा है। उत्तर भारत की सियासत में बिहार, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इतनी नहीं, इस ढंग की नहीं रही जो सियासत हमने असम में देखी। असम के बाद अब पश्चिम बंगाल, जहां एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद इंक्लूडिंग चुनाव आयोग, इन लोगों ने मिलके सरकार तो ले आए ये लोग। अब क्या देश को ये एक मॉडल के रूप में, हमने लिखा भी है गुजरात से बंगाल मॉडल तक, तो क्या गुजरात मॉडल की जगह अब बंगाल मॉडल आने वाले समय में 2029 के चुनाव से पहले, अब तैयारियां 2029 की हो रही हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। ये तैयारियां, ये उत्तर प्रदेश की तैयारी नहीं है, ये तैयारी और दूसरे राज्यों की नहीं है। राज्य दर राज्य तो जैसे चाहे वैसे जीत लेंगे। ये तैयारी 2029 की है और उसमें ये मॉडल क्या कहता है, इस पर चिंता करने की बात है, इस पर विश्लेषण करने की बात है। जरा आपके जरिए समझाइए जरा क्या होने जा रहा है। देखिए राजीव जी, ये एक पक्षीय मामला नहीं है। चलिए, भगवान की कृपा है कि दूसरे पक्ष से इस चीज से सीखा नहीं जा रहा है। मान लीजिए केरला का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई केरला के अंदर या तो यूडीएफ है या एलडीएफ है, बीजेपी तो वहां है नहीं। अच्छा, बीजेपी को अगर 3 सीटें वहां मिली हैं, इसका माने उनका वोट प्रतिशत जो है बहुत कम है। इसका माने जो भी लोग आरएसएस बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जनता का क्रोध दिखा के उन पे लेफ्टिस्ट और उस पे कांग्रेस के लोग आक्रमण कर सकते हैं और कह सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, भाई बंगाल में टीएमसी वालों के खिलाफ क्रोध था और यहाँ पे केरला के अंदर उनके खिलाफ क्रोध हो गया। तो इसका मतलब यह है आप रास्ता खोल रहे हैं, आप एक रास्ता खोल रहे हैं कि देश के बंटवारे के लिए विपक्षियों को भी कह रहे हैं कि इसी रास्ते पे चलो, जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं वहां पे इसी प्रकार का काम तुम करो, हम इस मॉडल पे चलेंगे और अगर तुम्हें जीतना है तो इसी मॉडल पे चलना होगा। अब मुझे राजीव जी अनुमति दीजिए। मुझे केरला समझ में नहीं आया, जरा केरला फिर से समझाइए, मैं समझ नहीं पाया क्या केरला मॉडल, मुझे समझाइए जरा। देखिए, केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम वोट हैं, 10% वोट हैं। केरला की राजनीति जो है यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में है। आज के तारीख में यूडीएफ की सरकार है। मानी बात है कि वहां पे जो भी एलडीएफ यूडीएफ के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते होंगे और जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती होगी वहां पे मेजॉरिटी में तो मानी बात है कि एलडीएफ यूडीएफ के लोग होंगे, लेकिन चलिए त्रिपक्षीय लड़ाई में वहां पे बीजेपी का आदमी जीत गया, लेकिन सरकार बन गई यूडीएफ की। तो इसी मॉडल से सीखते हुए अगर वहां एलडीएफ और यूडीएफ वाले ये डिसाइड कर लें कि हम लोग गुंडागर्दी करेंगे, जैसे मान लीजिए ईडी की जब वहां टीम पहुंची और एलडीएफ वालों ने उन्हें घेर लिया, इसका मतलब अगर बीजेपी वालों की मान लीजिए भगवान न करे वहां पिटाई शुरू हो जाए और कहें कि तो बंगाल के अंदर ये टीएमसी वालों के खिलाफ रोष था इसलिए जनता ने उनको पीट दिया, यहाँ पे बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रोष था, उन्हें यहाँ पीट दिया। क्या आपको ये इस प्रकार की घटनाएं आपको तमिलनाडु से सुनाई पड़ रही हैं? क्या आपको केरला में सुनाई पड़ रही है? केरला तमिलनाडु में भी तो इलेक्शन हुआ है। अच्छा, ये आप अभी तक आसाम और वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं।
आपने त्रिपुरा का नहीं सुना। त्रिपुरा से जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां से गई थी, वहां पे जिस तरह से कम्युनिस्टों को और कांग्रेस वालों को पीटा गया था, मारा गया था, गांव गांव जलाए गए थे, इसकी भी कभी चर्चा करा लीजिए। अब एक अनुमति और राजीव जी मुझे दे दीजिए, विषयांतर नहीं कर रहा हूं लेकिन मूल प्रश्न पे आने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये जो एक गोदी पत्रकार ने कहा है, ये छोटी मोटी घटना नहीं, बहुत गंभीर बात है। ये इसका मर्म इसलिए समझना चाहिए, मैं अध्यापक हूं इसलिए समझ रहा हूं। देखिए, ये पेपर पोस्टपोन हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर बाद में होगा, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। और बच्चों के साथ किस प्रकार का धोखा हो रहा है, ये बच्चे समझते हैं या मैं समझता हूं, एक अध्यापक एक पिता समझता हूं। देखिए, ये हो रहा है कि मान लीजिए पेपर लीक हो गया, अब बच्चों के साथ ये समस्या है, 22 लाख बच्चों के साथ, ये सारे के सारे तो नीट में क्वालिफाई कर नहीं जाएंगे। अब इनके दिमाग में संशय है कि कहीं नीट के चक्कर में अगर हमने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं लिया, अगर हमने प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि नीट में भी सिलेक्ट ना हो और हमारी यूनिवर्सिटीज में भी सिलेक्शन ना हो। वो क्या करेंगे? और ये एमबीए में भी मैंने देखा है, इंजीनियरिंग में भी देखा है, बच्चे आके प्राइवेट कॉलेजेस में फीस जमा करा देंगे। अच्छा, बाद में जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे कि साहब हमने 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, हमारे पैसे वापस कर दीजिए। वो कहेंगे नहीं, पैसे वापस नहीं होंगे, पैसे जमा हो गए तो हो गए। ये बहुत बड़ा खेल है। अच्छा, एक और चीज, ये जो गोदी पत्रकार ने कहा, इसके पीछे एक और समझिए, ये धन कुबेरों के खिलाफ नहीं ये लक्ष्य है, ये यूट्यूबर्स के खिलाफ है, ये हमारे आपके खिलाफ भी है। देखिए, मैं खान सर को सुनता हूं और मैं वास्तविकता में आपको बताता हूं, खान सर से मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूं और मुझे लगता है भगवान मुझे भी ऐसी बुद्धि दी होती जिस प्रकार का वो रिसर्च करता है। देखिए, हम और आप, या मान लीजिए ये टीचर जो पढ़ाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ये बच्चों को पकड़ के तो लाते नहीं है भाई, बच्चे इनसे प्रभावित होते हैं। बच्चे अगर आपको देखते हैं तो इसलिए देखते हैं आप सच्चाई बताते हैं, वो इन टीचर्स के पास इसलिए जाते हैं। और मैं भी जब टीचर था, मैं यूट्यूब देखने की प्रेरणा देता था बच्चों को। मैं कहता था यार तुम 10 प्रोफेसर, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर्स को सुनो, जिस सब्जेक्ट में मैं बोल रहा हूं, इस सब्जेक्ट में तुम इंटरनेशनल स्कॉलर्स को सुनो और मेरी बात को कंपेयर करो, मुझे आके सुधारो, मेरा भी ज्ञान वर्धन होगा, तुम्हारे भी ज्ञान वर्धन होगा। देखिए, ये लोग पकड़ के नहीं लाते हैं, ये पैसा इसलिए इन्होंने कमाया है क्योंकि ये ज्ञान बच्चों तक पहुंचाते हैं और उनको सिविल सर्वेंट्स बनाते हैं। तो इनको वास्तविकता में, लेकिन ये चाहते हैं लोग इन लोगों के पास न जाएं, इन टीचर्स को न सुने और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लाके अपने माँ बाप के पैसे लुटाएं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छोटा मोटा खेल नहीं है। यूट्यूबर्स को नीचा दिखाने के लिए और जनता को यूट्यूबर से हटाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। जी, चलिए, ये देखते हैं स्टेटमेंट, और ये लड़ाई चलती रहेगी, चाहे आप यूट्यूब पे रहें या चाहे आप किसी भी फोरम पे रहें। अगर आप न्यूज़ परोस रहे हैं, दे रहे हैं तो, और अपना ज्ञान भी दे रहे हैं, तो ये तो आंका तो जाएगा, उसका विश्लेषण तो होगा। कुछ कह रहे हैं अमलेंदु जी, कुछ कहना चाहते हैं? ये कर रहा हूं कि हम लोग जब यहाँ कोई चर्चा करें, चाहे किसी की भी, तो किसी का भी नाम लेकर चर्चा हम ना करें, चाहे वो गोदी मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, किसी भी एंकर या किसी का भी नाम लेके हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये मुझे कहना था। बाकी अपने विचार पूरे रखिए, सब कुछ रखिए। ये ठीक, हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, आपका कहना गलत नहीं है। चलिए, लेकिन मीडिया में भी बहुत कुछ चल रहा है और मीडिया पे लगातार बात होती है। ज़रा जल्दी से प्रशांत जी, लेकिन हम आते हैं उसी मॉडल पे आते हैं, और क्या यहाँ से जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्षी दल हैं, एक अच्छी बात आज देखने को मिली, केटीआर उन्होंने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है, विपक्ष के दलों को एकजुट होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और चाहे 6 तारीख को मीटिंग हो या आगे का जब भी मीटिंग हो विपक्षी दलों की, वो मीटिंग के बाद ये साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर ये विपक्षी एकता जो है, संगठन जो है, यानी इंडिया गठबंधन, ये और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, और भी दल इसमें आते हुए दिखाई देंगे। वहाँ थलपति विजय की पार्टी जो है टीवी के, वो तो इसके साथ ऑलरेडी, जैसे कांग्रेस के साथ समर्थन है तो ये है ही। और लोग कह रहे थे कि डीएमके अलग हो गई, डीएमके अलग नहीं हुई है, डीएमके अभी भी साथ में ही है, वो भी खुले तौर पे वो दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है। तो ये है, तो एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसके ज़रिए क्या राजनीति करना चाहती है। और जो 2029 की मैं बात कर रहा था, कुछ अगर आप इसमें जोड़ना चाहें प्रशांत जी, ज़रूर जोड़िए। देखिए,
हम लोग इस पर लगातार चर्चा करते हैं कि 2029 का जो नक्शा है, किन मुद्दों पर, किस मंच से, किस गठबंधन के साथ 2029 की लड़ाई होगी, ये इसी 4-5 महीने में तय होना है। अब आप जरा देश की स्थिति देखिए, पूरे देश की। विदेशी मुद्रा हमारे पास आ नहीं रही, नेगेटिव है। करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमारा रहता ही है खराब, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है, जो विदेशी मुद्रा हमको आती है, वो भी नहीं आ रही है, तो वो माइनस में है। विदेशी मुद्रा आ नहीं रही है, डॉलर सेंचुरी के आसपास है, क्रूड ऑयल हमको मिल नहीं रहा, एनर्जी क्राइसिस है। देश बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी के सामने है। रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। 10 रुपए के आसपास पेट्रोल, 8 रुपए के आसपास पेट्रोल बढ़ चुका है। उसका असर अब बाजारों में दिखना शुरू हो गया है। फॉरेन पॉलिसी कुछ है नहीं। अमेरिका हमको कहता है कि यहाँ से तेल खरीदो, तो प्रधानमंत्री खरीदते हैं। अमेरिका कहता है नहीं खरीदो, तो नहीं खरीदते हैं। तो अब अमेरिका ये कह रहा है कि जी, अमेरिका का विदेश मंत्री तय करता है कि भारत में कौन आएगा। अमेरिका ये तय कर रहा है कि भारत की नेवी जो है वो अमेरिका की नेवी को असिस्ट करेगी, उनको सहयोग करेगी। ये अमेरिका तय कर रहा है अपनी तरफ से। तो ये स्थिति देश की है। गालवन में हम जानते हैं क्या हो गया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये भी हम जानते हैं, किस तरीके से सीज फायर हुआ। तो स्थिति देश की, चाहे सीमा पे हो, चाहे आर्थिक फ्रंट पे हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, एग्जाम्स हो, कोई पेपर नहीं जा रहा जो लीक ना हो, तो कंप्लीट केओस है सर देश में। मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो औने पौने बयान दे रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है वो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। तो कोई कहीं संविधान के प्रति ना डिसेंसी है, ना अकाउंटेबिलिटी है। आपका सांसद मारा जा रहा है, लोकसभा के स्पीकर खामोश हैं, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। 2 सांसद पीटे जा रहे हैं, लिंचिंग का प्रयास हो गया, साफ साफ दिख रहा है कैमरे में। और लोकसभा स्पीकर जो है खामोश है। तो ये पूरे देश में आप देखिए, तो ये तरीके का मतलब लग रहा है कि कोई सरकार है ही नहीं। ये केओस है पूरा। सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। और केवल नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल इवेंट मैनेजमेंट और नैरेटिव बिल्डिंग में समय बिताया है। और अब ये दिखाई दे रहा है, जब ये सिस्टम चल रहा था, पिछली सरकारों के बनाए हुए चल रहे थे, मंत्री रील बना रहे हैं, कोई मतलब आप देखिए कि किसी भी फ्रंट पे कोई आपको सरकार नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही है। सब राम भरोसे चल रहा है। तो ये राम भरोसे चलेगा नहीं राजीव जी, ये चल नहीं पाएगा। और इस देश में अब इस बात को लेकर लोगों में चिंता होने लगी है। युवा भी अब समझ रहा है, जो नया युवा आ रहा है वो समझ रहा है चीजों को। आप देखिए कि जो बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पाते हैं, वो एक 17 साल के लड़के ने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। 15-16 साल के बच्चों को आप कह रहे हो कि आप सोरोस के एजेंट हो, आप डीप स्टेट के एजेंट हो, आप आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो। अपने देश के भविष्य के नागरिकों को आप ये कह रहे हो, जिसके भरोसे आप 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हो। उस भविष्य के नागरिक को आप कह रहे हो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, सोरोस का एजेंट है। तो कंप्लीट केओस है इस देश में अभी इस वक्त। जी बिल्कुल। सरकार नाम की चीज नहीं। ये इंडिया गठबंधन को, विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए। मीडिया के बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो दो तीन तरीके के मीडिया हैं, बहुत संक्षेप में। एक गोदी मीडिया है, सुबह से शाम तक दंगे भड़काने का काम करता है, हिंसा भड़काने का काम करता है,
समाज को बांटने का काम करता है। दूसरा, जो यूट्यूब में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम या हमारे जैसे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ एक आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से जवाबदेही की बात कर रहे हैं। तीसरा एक और मीडिया है जो कि लेगेसी मीडिया इसको कहते हैं, जो प्रिंट का है, जो बड़े बड़े अखबार हैं, उसमें भी एक आध प्लेटफॉर्म को छोड़ के राजीव जी सिर्फ और सिर्फ जो बड़ा बड़ा बहादुरी के तमगे और बड़े बड़े अवार्ड देने वाले जो अखबार हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार के हैंडआउट छाप रहे हैं। आप 16 पेज का अखबार पढ़ जाइए, विज्ञापन है और सरकार की विज्ञप्तियां हैं, फ्रंट पेज भरा पड़ा है विज्ञप्तियों से। तो कुल मिला के स्थिति देश में बहुत गंभीर है। इस पे विपक्षी पार्टियों को, देश के नागरिकों को विचार करना चाहिए। जी जी, हम भी अखबार हैं प्रशांत जी, हम भी अखबार हैं। हम भी सिर्फ डिजिटल नहीं हैं, हम यूट्यूबर तो हैं ही नहीं, हम तो यूट्यूबर हैं नहीं। ये आप तमाम साथियों, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। और हमारे इसी मन से कह के जाते हैं लोग तो अच्छा नहीं लगता है। और मीडिया घराना देशबंधु 68 ईयर्स हो गए और इसलिए मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि आखिर मेरे एक साथी ने अभी लिखा कि वो कई लोग दिखा रहे हैं कि पत्थर मारा जा रहा है, आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं। मैंने उनको लिखा कि ये जर्नलिस्टिक एथिक्स नहीं है। हम हिंसा की तस्वीरें, हिंसा के वीडियो फुटेज नहीं दिखा सकते। हम बहुत कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को यहाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शब्दों से हम यहाँ उन तमाम तस्वीरों को आपके सामने रख देते हैं, और जिसको अगर गौर से आप सुने तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तस्वीरें आपके आंखों के सामने हैं। जिन तस्वीरों को दिखाना है उनको हम दिखाते भी हैं, जिनको नहीं दिखा सकते उनको नहीं दिखाते हैं। अगर किसी को पत्थर मारते हुए, किसी को फांसी पे लटकते हुए, किसी को का एक्सीडेंट होते हुए, ऐसी विभत्स तस्वीरें, किसी को चाकू मारते हुए, किसी को गोली मारते हुए, कोई खून से लथपथ गिरा हुआ है, किसी बच्चे के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये तस्वीरें जर्नलिज्म में नहीं दिखाई जाती हैं। नहीं दिखाने के उसूल हैं, जर्नलिस्टिक उसूल जिसको कहते हैं, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, इसलिए नहीं दिखाते हैं। तो ये जिनको नहीं पता है, जो आज के हाथ में मिल गया एक झुनझुना माइक आईडी और फिर निकल लिए और बन गए पत्रकार, तो उनको अभी ये एथिक्स पढ़ना होगा, सीखना होगा, उसके लिए तपना होगा। और नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात में कह रहे थे कि पानी ज़्यादा पीजिए, तो उनको थोड़ा सा बाहर जाके हाथ में पानी का बोतल लेके जाना होगा। चलिए, खैर आना चाहता हूँ जल्दी से, समय खत्म हो चुका है। 5 मिनट हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले चुके हैं, जबकि कई लोग जो हैं हमारे साथी, मैं तो कह रहा हूँ पहले से कि आईपीएल में व्यस्त हैं। ऐसे बता दूँ आईपीएल में चल क्या रहा है, जरा बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो साथी इधर हैं। 82 रन हो गए हैं, 4 विकेट गुजरात के 4 विकेट गिर चुके हैं 82 रन पे, और ये 13वां ओवर समाप्त हो रहा है। 12.5 बॉल। कह रहा था अभी तो कुछ लोग परेशान हो रहे थे इसको भी लेके कि आईपीएल में मस्त हैं, आप क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, हो मस्त और रहो, खुश रहो, उसमें क्या है। आज की बात है, कल से तो फिर न्यूज़ में रहेंगे ही, उसमें क्या दिक्कत है। रहिए, मस्त रहिए। लेकिन है तो जो सच्चाई है वो कह देता हूँ। प्रेम कुमार जी, हम लोग पत्रकारिता के एथिक्स की बात करें। पॉलिटिक्स में कोई एथिक्स नहीं है क्या प्रेम कुमार जी? पॉलिटिक्स बिना एथिक्स के नहीं चल सकते, बिना उसूलों के पॉलिटिक्स या उसूलों के साथ पॉलिटिक्स नहीं कर सकते क्या? ये कौन सा उसूल है कि आप हाथ में पत्थर लेकर एक चुने हुए सांसद के ऊपर चलाएं? देखिए, पॉलिटिक्स एथिक्स के बिना हो नहीं सकती, ये मेरा मानना है। लेकिन उसी आदर्श से कोई कितना डेविएट होता है, हम कहते हैं पॉलिटिक्स गंदी हो रही है। तो आज जो पत्थर मारने वाला व्यक्ति है वो तो पेशेवर है, वो किसी के कहने पर मार रहा है, लेकिन जो पूरा आयोजन कर रहा है वो गंदी पॉलिटिक्स कर रहा है। हम एक बात, चूंकि समय कम है, कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो बात पब्लिक में नहीं कही थी, टेलीफोन पर ममता बनर्जी को कही थी, और उस बात को ममता बनर्जी ने
पब्लिक डिस्कोर्स में ला दिया। जी, आपका फ्रेम जो है फ्रेम उल्टा हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी से जयशंकर जी तब तक आते हैं। जयशंकर जी, राजनीति को बहुत नज़दीक से आपने देखा, थोड़ा सा 1-8 मिनट में बताइए प्लीज़। माफ़ी चाहूँगा, समय ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि क्या एथिकल पॉलिटिक्स नहीं हो सकती क्या, या क्या एथिकल पॉलिटिक्स यही है कि हाथ में पत्थर रहे, डंडे रहे? नहीं, इस देश में एथिकल पॉलिटिक्स ही होती रही है। वो गुलाम भारत, इन्वर्टेड कामा में गुलाम भारत, जो 2014 से पहले का भारत था, उसमें एथिकल पॉलिटिक्स ही होती थी। आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरह की जो सांसदों को घेर करके उनको मारा जाए, उनके खिलाफ अंडे और पत्थर। हम लोग भी उस समय, चूंकि कांग्रेस की सत्ता होती थी, हम लोग समाजवादी लोग होते थे, आंदोलन करते थे, काले झंडे दिखाते थे, विरोध करते थे, मार खाते थे, जेल भी जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि किसी नेता को घेर लिया, या किसी पार्टी ने, सरकार कांग्रेस की है तो समाजवादियों को या जनसंघ के लोगों को ही पकड़ करके मारना, पीटना, सड़क पे ही कर देना, ऐसा तो कभी नहीं होता था। लेकिन ये चूंकि नई संस्कृति, नई राजनीतिक संस्कृति जो शुरू हुई है कि मंच से कुछ और बोलो, मंच से बोलो कि बदले नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति होनी है। ये तो प्रधानमंत्री जी जब बने थे 2014 में, तभी उन्होंने कहा था, और उसके तुरंत बाद से शुरू हो गए राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं, कांग्रेस के लोगों को तंग करना, परेशान करना, सारा तो उन्होंने उसी समय शुरू कर दिया था। इनकी राजनीति का यही है कि एक तो विपक्ष और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करो और उनके ऊपर हमले करवाओ और उनको दहशत में ला दो, ताकि वो सिर उठा करके राजनीति न कर सके, जनता के बीच में जाने का दुस्साहस नहीं कर सके। लेकिन इस बात की काट कैसे हो सकती है? जैसे हम लोग देखिए, अभी अमरेंदु कह रहे थे ना, हम इस मंच से लेकर के और अन्य मंचों से भी लगातार ये कहते रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस को एकजुट होकर के पूरे देश की राजधानियों में जाना होगा। कलकत्ता में जाए, बहुत अच्छी बात है, जाना ही चाहिए, लेकिन कलकत्ता के बाद फिर दिल्ली में बैठिए आप लोग, सारे लोग जंतर मंतर पे आ जाइए, भोपाल में जाइए, जयपुर में जाइए, चेन्नई में जाइए, त्रिवेंद्रम में जाइए, बेंगलुरु में जाइए, भुवनेश्वर में जाइए, सभी राज्यों की राजधानियों में जब इंडिया अलायंस के लोग, बड़े नेता, मुख्यमंत्री एक मंच पे बैठ करके अपनी बात करेंगे, क्योंकि देखें आने वाले दिनों में समस्याएं और भयावह होने वाली हैं। जो महंगाई जिस ढंग से मुंह बाय खड़ी हुई है, बेरोजगारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अभी और बढ़ेगी, क्योंकि लोगों का जो घाटा होगा, जिस तरह से चल रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें रोजगार के अवसर कम होते जाएंगे, तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा, युवाओं में आक्रोश बढ़ेगा। तो एक तरफ तो जेन जी जो है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, परीक्षाओं में धांधली का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, आप सोचिए कि किसी नौजवान को उसके माँ बाप ने अपने खर्चों में कटौती कर करके वहां भेजा होगा परीक्षा देने के लिए, किस हालत में भेजा होगा। अब वो परीक्षा टल गई और उस पर क्या गुजरेगी, कैसे करेगा? तो ये गुस्सा बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा और सरकार का दमन भी बढ़ेगा। ये भी तय है कि जब ये बढ़ेगा, जब युवा सड़क पे आएंगे, नौजवान सड़क पे आएंगे, राजनीतिक दलों के लोग भी आएंगे, तो सरकार का दमन भी बढ़ेगा। तो इनके पास उपाय नहीं है, क्योंकि 2029 का तैयारी तो उन्होंने अभी से करनी शुरू कर दी है। जो SIR की प्रक्रिया है, उसके तहत ऐसी वोटर लिस्ट बनाओ जो हमारे लिए सुविधाजनक हो, जो असुविधाजनक मतदाता है उनके नाम बाहर कर दो। और उस पर तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई है। अब तो कोई, अब सही भय कोतवाल, अब डर काहे का, अब तो कुछ भी करो, जो भी करो। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन जनता के बीच आक्रोश भी बढ़ेगा, युवाओं में आक्रोश भी बढ़ेगा। उसको दिशा देने का काम विपक्ष को करना चाहिए, इंडिया अलायंस को करना चाहिए, ताकि वो किसी गलत रास्ते पर न जाए, बल्कि सीधे रास्ते पे शांति, अहिंसा, गांधी के सिविल लापरवाही, सत्याग्रह के रास्ते पे आगे बढ़े और अभिव्यक्ति करे। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी ये होगी। और विपक्ष को जाना चाहिए एक साथ लामबंद होकर के। संसद अभी आएगा मानसून सत्र तब, और फिर सड़क पर भी सभी राजधानियों में जाना चाहिए। जी राजीव, मेरी राय है। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं प्रफुल्ल जी। क्या बंगाल इस बात के लिए पहले से तैयार था जो आज हो रही है, जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाक्रम है? जी, बंगाल तैयार तो नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से
आशंकाओं से भरा हुआ तो जरूर था, और जिन आशंकाओं से भरा हुआ है, जिधर जयशंकर सर इशारा कर रहे थे, वो आशंकाएं अभी और भी सामने आएंगी। लेकिन एक बंगाल के आम लोग जो हैं उनमें आशंकाओं की कोई कमी नहीं है। आप इथिकल पॉलिटिक्स की बात बता रहे थे, बिना एथिक्स के पॉलिटिक्स हो नहीं सकता है, और हमारे इथिक्स को परिभाषित हमारा संविधान करता है। राजनीति में इथिक्स का अभाव होना, भारत की राजनीति में इथिक्स का अभाव होना कॉन्स्टिट्यूशन का अभाव होना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिशियंसी है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि अगर राजनीति में इथिक्स नहीं है तो राजनीति अपराध के अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, प्रशांत जी, अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में